दोस्तों, मस्त मस्त स्टोरी सुनने के लिए हमारे एम स्टोरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके प्यार और सपोर्ट करना ना भूले। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। विशांत ने भाव्या को सब कुछ बता देने का सोचा लिया था, क्योंकि अब तो राकेश नाम की मुसीबत भी नहीं रही थी। अगले दिन पी कंपनी के एस और बजाज कंपनी टेकओवर करने की खबर पूरे देश में फैल जाती है, जिससे बिजनेस वर्ल्ड में पूरी तरह तहलका मच जाता है और किसी को इस बात पर कोई शक भी नहीं होता है, क्योंकि सभी जानते थे कि इन दिनों एस और बजाज इंडस्ट्रीज काफ़ी मुसीबतों से गुजर रही थी। लेकिन अब ये बात तो पक्की हो चुकी थी कि इन दो बड़ी कंपनियों के मर्जर से पी कंपनी अब देश की टॉप 10 कंपनीज में शामिल हो चुकी थी। वहीं विशांत को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसने बाहर क्या बवाल मचा रखा है, क्योंकि आज तो उसे एक अलग ही खुशी और बेचैनी की थी। वो अपनी सच्चाई भाव्या को बताने वाला है। एक तरफ वो खुश था कि अब उसे भाव्या से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा था कि आखिर भाव्या सच्चाई जानने के बाद क्या करेगी। लेकिन उसे आज नहीं तो कल सच्चाई बतानी ही थी, तो आज ही क्यों नहीं। यही सब सोचकर तैयार होकर भाव्या से मिलने जाने ही वाला होता है कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, जिसे जब वो देखता है तो पाता है वो विशाल का फ़ोन था, जिसे उठाकर वो बोलता है, हाँ विशाल बोलो क्या बात है। जिस पर विशाल कहता है, सर आज सुबह हमें फ्रांस के फेमस बिजनेसमैन मिस्टर माइकल का फ़ोन आया था। सर वो हर्षवर्धन जी के काफ़ी अच्छे दोस्त भी है और उन्होंने हमारा काम देखा जो उन्हें काफ़ी पसंद आया है। जिस पर विशांत पूछता है, हाँ तो क्या ये तो अच्छी बात है ना। जिस पर विशाल कहता है, सर बात दरअसल ये है कि वो चाहे हैं कि हम उनके लिए भी ऐसा कुछ बनाएं। वो वहाँ अपना रिजॉर्ट खोलना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम ही उनकी डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन करें। ये सुनकर विशांत पूछता है, और तुम्हें क्या लगता है विशाल। जिस पर विशाल कहता है, सर मुझे लगता है कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है। अब हमें और भी देशों में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे कंपनी की पहचान वर्ल्ड लेवल पर होगी और हमारी कंपनी को इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये सुनकर विशांत कहता है, ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे। जिस पर विशाल कहता है, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। जिसे सुनकर विशांत पूछता है, अब क्या प्रॉब्लम है। तो विशाल बताता है कि सर असल में मुझे पहले से ही पता था कि आप मना नहीं करेंगे, तो मैंने उन्हें हाँ कह दी थी। लेकिन अब वो चाहते हैं कि आप आज ही वहाँ जाकर सारी चीज़ों देखें और उनके लिए एक बेहतरीन डिज़ाइन बनाएं। ये सुनकर विशांत सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि विशाल ने उसे बुरा फंसा दिया था। कहाँ वो आज भाव्या को अपनी सच्चाई बताने वाला था और कहाँ ये सब। लेकिन फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है तुम प्लेन को रेडी होने को बोलो और खुद भी रेडी रहो, हम जल्दी ही निकलेंगे। ये बोलकर वो फ़ोन काट देता है और सोचने लगता है, जब तक विशाल ये सब रेडी करता है तब तक मैं भाव्या को अपनी सच्चाई बता देता हूँ। ये सोच वो भाव्या के कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है कि भाव्या तो कमरे में है ही नहीं। जिसके बाद वो पूरे घर में उसे ढूंढता है, लेकिन भाव्या उसे कहीं नजर नहीं आती। तो वो कौशल्या जी से पूछता है, आंटी भाव्या कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही। जिस पर कौशल्या जी उसे बताती है, अरे वो तो मंदिर गई है, उसे काफ़ी देर लगेगी आने में, तुम्हें कुछ काम था उससे। ये सुनकर विशांत निराश हो जाता है कि वो जाते वक्त भाव्या से मिल नहीं पाएगा, लेकिन उसका जाना भी जरूरी था। वो वहाँ से उसे मैसेज करके निकल जाता है कि वो किसी काम से फ्रांस जा रहा है, अपने बॉस के साथ आकर बात करता है। विशांत इस बार भी भाव्या को सच्चाई नहीं बता पाया था, लेकिन ये सोचकर कि आकर उसे सब बता देगा वो फ्रांस चला जाता है। वहीं भाव्या जब मैसेज पढ़ती है तो उसे भी काफ़ी बुरा लगता है कि वो विशांत से मिल नहीं पाई, लेकिन वो जानती थी कि विशांत के लिए ये वक्त उसका करियर बनाने का है, तो वो ज़्यादा उसे परेशान नहीं करती। वहीं अगले दिन विशांत फ्रांस पहुंच जाता है, जहां वो पहले लैंड देखने जाता है। जिसके बाद मिस्टर माइकल से बात करने के बाद वो प्रोजेक्ट करने को रेडी हो जाता है, जिसके बाद उसे वहां रुकना पड़ता है। और देखते ही देखते कब एक हफ्ता एक महीने में बदल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। इस बीच वो और भाव्या एक दूसरे से वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से बात किया करते थे, लेकिन बात करने में और एक दूसरे को देखने में काफ़ी अंतर होता है। अब दोनों को ही एक दूसरे की कमी काफ़ी खलने लगी थी, जिसे इधर विशाल और उधर भावेश और कौशल्या जी भी महसूस कर लेती है। जिसे बाद कौशल्या जी भाव्या से बात करने का सोच उसके कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि भाव्या विशांत की तस्वीर से बात कर रही थी। वो बात करते हुए कहती है, कितना दिन हो गया तुम्हें सामने से देखे, आखिर कब काम खत्म होगा तुम्हारा, तुम बस एक बार आ जाओ फिर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। भाव्या की बात सुनकर कौशल्या जी हंसने लगती है और उन्हें भी अपना वक्त याद आ जाता है, जब वो भी इस तरह भावेश जी के कई महीनों बाहर रहने की वजह से उन्हें मिस किया करती थी और उनकी तस्वीरों से बातें किया करती थी। लेकिन फिर हल्का खांसते हुए कहती है, अच्छा तो कोई किसी को बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। अपने माँ की आवाज़ सुनकर तो भाव्या हैरान हो जाती है और डर भी जाती है कि शायद उन्हें पता चल गया कि वो और विशांत एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सोचकर वो परेशान हो जाती है और खड़े होते हुए कहती है, अरे माँ आप कब आई। जिस पर कौशल्या जी उसे बिना जवाब दिए उसके पास आती है और उसके हाथ से तस्वीर लेकर देखने लगती है, जिसे देखकर तो भाव्या की सांस ही अटक जाती है और वो हकलाते हुए कहती है, माँ मैं आपको बताने ही वाली थी। जिस पर कौशल्या जी झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, कब।
भाव्या कब बताने वाली थी तुम हमें? अपनी माँ को गुस्सा करता देखकर भाव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी माँ, मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मैं वृषांक से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वहीं अपनी बेटी के आंखों में आंसू देखकर कौशल्या जी तुरंत उसे चुप कराते हुए कहती है, अरे भाव्या चुप हो जाओ, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम रो क्यों रही हो? चलो चुप हो जाओ, इस तरह रोते थोड़ी ना है। जिस पर भाव्या सिसकियां लेते हुए पूछती है, आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? जिस पर कौशल्या जी कहती है, नहीं बच्चे, मैं क्यों गुस्सा होंगी तुमसे, असल में तो हमें भी वृषांक तुम्हारे लिए पहले से ही पसंद है। ये सुनकर तो भाव्या खुश हो जाती है, लेकिन फिर पूछती है, लेकिन आपको कैसे पता चला हमारे बारे में? जिस पर कौशल्या जी हंसते हुए कहती है, मुझे क्या, तुम्हारे पापा को भी पता है तुम्हारे और वृषांक के बारे में, उन्होंने ही मुझे बताया था। ये सुनकर भाव्या और ज्यादा हैरान हो जाती है और हैरानी से पूछती है, क्या पापा को भी हमारे बारे में पता है? ये सुनकर भाव्या वापस परेशान हो जाती है, जिसे देखकर कौशल्या जी उसे बताती है, हाँ पता है, और उन्हें तुम्हारे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें तो वृषांक पहले से ही तुम्हारे लिए पसंद था, क्योंकि उनका मानना है कि वृषांक से अच्छा लड़का तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता। वहीं दरवाजे पर खड़े भावेश जी भी ये सुनकर मुस्कुराने लगते थे। असल में भावेश जी भी भाव्या से इसी बारे में बात करने आए थे, लेकिन जब उन्होंने कौशल्या जी और भाव्या को बात करते सुना तो वहीं रुक गए और उनकी बातें सुनने लगे। और उनकी बातें सुनने के बाद कहते हैं, क्यों, तुम्हें लड़का पसंद नहीं है क्या? भावेश जी आवाज सुनकर दोनों लोग पीछे देखती है तो वहां से भावेश जी चले आ रहे थे। वहीं ये सुनकर भाव्या शर्माते हुए कहती है, मैंने ऐसा कब कहा? जिसे देखकर कौशल्या जी और भावेश जी हंसने लगते हैं। वहीं भाव्या शर्माकर अपने पापा के गले लग जाती है, जिसे देखकर भावेश जी कहते हैं, वृषांक के आने पर हम उसके घर चलेंगे शादी की बात करने। ये सुनकर भाव्या शर्माते हुए कहती है, वो भी यही कह रहे थे। जिसे सुनकर भावेश जी भाव्या की टांग खींचते हुए कहते हैं, लगता है वृषांक को कुछ ज्यादा ही जल्दी है तुम्हें भाव्या प्रजापति से भाव्या पांडे बनाने की। ये सुनकर तो भाव्या शर्मा कर भावेश जी के गले लगते हैं हुए कहती है, पापा प्लीज मुझे शर्मा रही है। ये सुनकर दोनों लोग वापस से हंसने लगते हैं, जिस पर भावेश जी भाव्या से कहते हैं, लेकिन तुम अभी उसे कुछ मत बताना, उसे आने पर सरप्राइज देंगे। ये सुनकर भाव्या भी उनकी बात मान जाती है। तो अब क्या होगा इस बार? एक बार फिर वृषांक उसे अपनी सच्चाई नहीं बताया पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वृषांक अपनी सच्चाई बताए उससे पहले ही भाव्या को उसकी सच्चाई किसी और से पता चल जाए। 172 अब क्या होगा? अब आगे भाव्या शर्मा कर भावेश जी के गले लग जाती है, जिसे देखकर सब हंस देते हैं। जिसके बाद वो लोग कुछ देर यूं ही बात करने के बाद वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद भाव्या वृषांक की तस्वीर को देखकर आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो उससे बात करते हुए कहती है, फाइनली हमारे रिश्ते को माँ पापा से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, अब मैं जल्दी ही भाव्या प्रजापति से भाव्या पांडे बन जाऊंगी। मैं बता नहीं सकती मैं इस वक्त कितनी खुश हूँ। फिर अपना मुंह बनाते हुए कहती है, लेकिन इन्हें क्या, इन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, जब देखो बस काम काम, इसके अलावा तो इन्हें कुछ सोचता ही नहीं है। यहाँ मैं पल पल इनकी याद में मरे जा रही हूँ और यही की। लेकिन फिर अपने ही सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मैं भी ना पागल हो गई हूँ, जैसे मैं उन्हें याद करके परेशान हो जाती हूँ, उनका हाल भी मुझसे कुछ अलग नहीं होगा। फिर वापस तस्वीर को देखते हुए कहती है, विशी आप कब वापस आएंगे? मेरा बहुत मन है आपको देखने का, गले लगाने का, प्लीज जल्दी वापस आए ना। ये बोल वो तस्वीर को अपने सीने से लगाकर वृषांक के ख्यालों में खो जाती है। खैर आखिरकार वो दिन भी आ ही जाता है जिस दिन वृषांक को आना था। भाव्या सुबह से ही वृषांक का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसकी नज़र तो हमेशा दरवाजे पर ही अटकी हुई थी, पता नहीं कब वृषांक उसे वहां से आता हुआ नजर आ जाए। जिसे देखकर कौशल्या जी उसे झेड़ते हुए कहती है, क्या बात है, लगता है कोई किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जिसे सुनकर भाव्या झेप जाती है। वहीं उसे इस तरह देखकर कौशल्या जी हंस देती है। वो अभी वृषांक के ख्यालों में खोई ही हुई थी कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जब भाव्या देखती है तो उसे गुस्सा और रोना दोनों एक साथ आता है। जिसे देखकर कौशल्या जी पूछती है, क्या बात है भाव्या, किसका मैसेज था? जिस पर भाव्या गुस्से से कहती है, वृषांक का ही था माँ, वो आज नहीं आ रहे हैं, उन्हें अभी और टाइम वहाँ लगने वाला है, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं वहाँ जाकर कि यहाँ आने तक की फुर्सत नहीं है उनके पास। ये बोलते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देखकर कौशल्या जी कुछ नहीं कर पाती है। खैर किसी तरह रात होती है तो भावेश और कौशल्या जी को किसी फंक्शन में जाना था, वो लोग घर पर नहीं थे। वहीं भाव्या वृषांक की तस्वीर से बात करते हुए कहती है, बहुत बुरे हैं आप, कहकर भी नहीं आए, आपको पता भी है मैं आपका सुबह से इंतजार कर रही थी, बेवकूफ़ों की तरह आया आप, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी बिल्कुल। वो अपने आप से ही बातें किए जा रही थी, बिना ये देखे कि कोई है जो उसकी बातें पीछे खड़ा सुन रहा है और हंस रहा है, और ये कोई नहीं बल्कि वृषांक ही था जो भाव्या को सरप्राइज देना चाहता था। वहीं भाव्या जब अपनी बात कहकर रुकती है तो उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, जिसकी वजह से जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि वहां सच में वृषांक खड़ा है। उसे लग रहा था कि शायद वही वृषांक को ज्यादा मिस कर रही है, जिसकी वजह से वो उसे दिखाई दे रहा है, तो वो देखकर भी इग्नोर कर देती है और तस्वीर से कहती है, देखा अब तो मुझे आपकी इतनी ज्यादा याद आ रही है कि आप मुझे जगह जगह पर दिखने भी लगे हैं। वहीं वृषांक अपने आप को इग्नोर होता देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन फिर भाव्या की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और अपने मन में कहता है, तो इसे लग रहा है मैं इसका ख्याल मात्र हूँ पागल।
फिर वो भव्या को गाल पर एक किस करते हुए धीमे से उसके कान में कहता है, अब यकीन आया मैं रियल हूँ या तुम्हारा वहम। वहीं भव्या को जब ये एहसास होता है कि सामने खड़ा वृषांक असल में वहाँ है, उसका वहम नहीं तो उसे अभी कुछ देर पहले अपनी कही कोई भी बात याद नहीं रहती। वो जल्दी से वृषांक के गले लग जाती है और खुश होते हुए कहती है, विशी 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 तुम सच में यहाँ हो, मैं बता नहीं सकती मैं तुम्हें यहाँ देख कितनी खुश हूँ। जिसके बाद वो वृषांक को चेहरे पर अनगिनत किसेस करने लगती है, जिसे देखकर वृषांक को भी दिल से बहुत अच्छा लगता है। शायद यही रिएक्शन देखने के लिए ही उसने भाव्या को सरप्राइज देने की सोची थी। वहीं भाव्या उसे किस करने के बाद उसके गले लग जाती है, जिसे देखकर वृषांक भी उसे टाइटली हग कर लेता है। शायद यही वो एहसास था जो वो फ्रांस में मिस कर रहा था। कुछ देर यूं ही लगे लगे रहने के बाद भाव्या को एहसास होता है कि वो तो वृषांक से गुस्सा थी ना। ये याद आते ही वो वृषांक को मारते हुए कहती है, बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे, तुमने जानबूझकर मुझे सताया। तुम आज ही आने वाले थे तो मुझे मैसेज करके ये क्यों कहा कि तुम आज नहीं आ रहे हो, और ये कहकर अपना मुंह फेर लेती है। वहीं वृषांक भाव्या की ये हरकत देखकर अपने दिल में एक अलग ही गर्माहट महसूस करता है और उसे पीछे से हग करते हुए कहता है, अगर मैं वो सब नहीं करता तो मुझे ये किसेस कैसे मिलती, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे चेहरे पर जो ये खुशी है वो कैसे देखने को मिलती, जिसे देखने के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ। वृषांक की बात सुनकर भाव्या गुस्सा छूमंतर हो जाता है। वहीं वृषांक भाव्या को वापस से गले लगाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। अब शायद मैं तुमसे एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जल्द ही हमारे रिश्ते के बारे में आंटी अंकल से बात करूंगा। ये सुनकर भाव्या अपने सिर उठाते हुए कहती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि माँ पापा को पहले ही हमारे बारे में सब कुछ पता है। ये सुनकर वृषांक हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या हमारे बारे में उन्हें पता है, लेकिन कैसे? जिस पर भाव्या उससे अलग होते हुए कहती है, सब बताती हूँ, लेकिन पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। जिसे सुनकर वृषांक वहाँ से फ्रेश होने चला जाता है और जल्दी से आकर टेबल पर बैठते हुए पूछता है, अब बताओ उन्हें कैसे पता चला हमारे बारे में। जिस पर भाव्या ने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वृषांक के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई और वो कहने लगा, चलो अच्छा ही है उन्हें पता चल गया, वरना मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं मैं उन्हें कैसे मनाऊंगा हमारे रिश्ते के लिए। मुझे क्या क्या करना होगा, कितने जतन करने होंगे, चलो मैं इन सब से बच गया। ये सुनकर भाव्या कहती है, उनसे तो बच गए लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। ये सुनकर वृषांक उसे देखने लगता है और पूछता है, भला वो क्यों? जिस पर भाव्या कहती है, तुमने मुझसे तो पूछा ही नहीं शादी के लिए, तो मैं कैसे कर लूँ शादी। फिर वहाँ से उठते हुए कहती है, पहले शादी के लिए प्रपोज करो, अच्छा लगा तो सोचूंगी, वरना ये सुनकर वृषांक पूछता है, वरना क्या? जिस पर भाव्या वहाँ से जाते हुए कहती है, वरना कर लेना किसी और से शादी। ये बोलकर वो अपने कमरे में भाग जाती है, जिसे देखकर वृषांक कहता है, अरे कहाँ जा रही हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिस पर भाव्या कहती है, जो भी कहना है कल कहना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो अब क्या होगा आगे, आखिर कब बता पाएगा वृषांक भाव्या को अपनी सच्चाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बताने से पहले ही भाव्या को उसकी सच्चाई कोई और उसे बता दे, तब क्या होगा, कैसा रिएक्शन होगा भाव्या का। 173 6 महीने बाद। अब आगे भाव्या वृषांक को किस करके मुस्कान के घर निकल जाती है, जिसके बाद वृषांक भी उसे बाद में बताने का सोचकर अपने ऑफिस निकल जाता है। और यूं ही ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। इन 6 महीनों वृषांक ने कई बार भाव्या को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन कभी वृषांक को कुछ काम आ जाता तो कभी भाव्या वहां से चली जाती, तो कभी माहौल ही सही नहीं रहता ये सब बात करने का। इन 6 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। रोजी ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था, जिसे लेकर वृषांक पूरे हॉस्पिटल में घूम घूम कर बता रहा था कि देखो मेरा भतीजा। यहाँ तक उस बच्चे का नाम भी वृषांक ने ही रखा था। वहीं आहाना भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसे सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे। वहीं वृषांक तो इस बात से सबसे ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके पास अब खेलने के लिए दो बच्चे होने वाले थे। वृषांक के माँ पापा भी उज्जैन से अब पूरी तरह वृषांक के पास आकर ही सेटल हो गए थे। वृषांक ने उन्हें एक बहुत बड़े बंगले में ठहराया था, जिसे देखकर पहले तो अहिल्या जी और ऋषि जी ने वृषांक से काफ़ी सवाल किए कि आखिर वो इतना कैसे खरीद सकता है। अब वो उन्हें क्या बताता कि उनका लड़का अब इतना लायक हो चुका है कि उनके लिए कुछ भी कर सकता है, तो फिर ये बंगला क्या चीज़ है। लेकिन अभी वो उन्हें ये सब बता नहीं सकता था, तो वो झूठ बोल देता है कि उसे ये ऑफिस की तरफ से मिला है, जिसे सुनकर दोनों लोग कुछ शांत होते हैं। इन सब चीज़ों में एक ही चीज़ अच्छी नहीं हुई थी, और वो ये कि वृषांक ने अब भाव्या के बॉडीगार्ड की नौकरी छोड़ दी थी और भावेश जी घर में रहने से भी मना कर दिया था, जिसे भावेश और कौशल्या जी ने तो बहुत रोका, लेकिन वो जानते थे कि वृषांक काफ़ी खुददार आदमी है, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। जिससे अब नुकसान ये था कि भाव्या और वृषांक रोज रात को जो अपना क्वालिटी टाइम साथ बिताते थे, अब वो नहीं कर पाते, और इन्हीं सब में उन दोनों के फाइनल पेपर भी खत्म हो जाते हैं। 6 महीने बाद एक बार भी वृषांक भाव्या को अपनी सच्चाई बताने जा ही रहा था कि तभी उसे विशाल की कॉल आती है कि उसे अर्जेंटली फ्रांस के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहां उनके प्रोजेक्ट में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जिसके उसे खुद वहां जाना होगा। वृषांक को कहकर फोन रख देता है। वहीं भाव्या भी वृषांक को समझती थी, इसलिए कुछ नहीं कहती और वृषांक वहां से फ्रांस के लिए निकल जाता है।
प्लेन में बैठने के बाद विशाल और मार्क उससे पूछते हैं तो आज बताया या नहीं, जिस पर विशांत कहता है कहाँ यार, बताने ही जा रहा था कि फिर विशाल की तरफ इशारा करते हुए कहता है इसका फ़ोन आ गया और मुझे यहाँ आना पड़ा। ये सुनकर मार्क विशाल को घूरने लगता है। वहीं विशाल कहता है अरे बॉस ऐसी बात थी तो आपको अपना टाइम लेना चाहिए था, हम तो कभी भी वहाँ जा सकते थे। जिसे सुनकर विशांत एक गहरी सांस लेते हुए कहता है जानता हूँ, लेकिन ना जाने कि मैं अंदर से ही नहीं चाहता कि भाव्या कुछ भी मेरे बारे में जाने, क्योंकि उसके बाद होने वाले परिणाम में सोचकर ही डर जाता हूँ। जिसे सुनकर मार्क उससे कहता है विशांत देखो, तुम जितनी जल्दी हो सके भाव्या को अपने बारे में बता दो, क्योंकि अब जब तुम दुनिया के सामने आने लगे हो तो बहुत ही जल्द उसे भी पता चल जाएगा। इससे पहले कि उसे कहीं और से पता चले तुम खुद उसे बता दो, वरना जो तुम सोच रहे हो परिणाम उससे भी बुरे हो सकते हैं। जिसे सुनकर विशांत हाँ में अपना सिर हिलाता है। इधर अब तक विशांत को फ्रांस गए 1 हफ्ते से ऊपर हो चुके थे कि तभी एक दिन यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें इस बार भाव्या की मेहनत रंग लाई थी और उसने पूरे स्टेट में टॉप किया था। वहीं विशांत ने भी खेल खेल में अपनी यूनिवर्सिटी टॉप की थी, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाना था। जिसे सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश थे। वहीं अहिल्या जी और ऋषि जी को तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उनके विशांत ने उनका नाम रोशन कर दिखाया। इधर भाव्या के घर में भी सब लोग काफ़ी खुश थे और उसी खुशी में भावेश जी ने सबसे पूछा वैसे आप सबका क्या ख्याल है, क्या जिस दिन इन दोनों को सम्मानित किया जाना है उसी दिन हम विशांत के माँ पापा से इनके रिश्ते के बारे में बात कर ले। जिसे सुनकर भाव्या शर्मा कर वहां से भाग जाती है। वहीं कौशल्या जी कहती है वैसे आइडिया अच्छा है। जिसे सुनकर भाव्या की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन उसे विशांत की चिंता सताए जा रही थी, क्योंकि इस बार जब से विशांत गया था ना ही उसका कोई फ़ोन आया था और ना ही वो खुद फ़ोन उठाता था, जिससे उसे पता ही नहीं था कि इधर इंडिया में ऐसा कुछ भी होने वाला है। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे, लेकिन किसी को विशांत की कोई खबर नहीं थी, जिससे तंग आकर भाव्या उसके कंपनी भी जाती है, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब भाव्या को विशांत की टेंशन होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में विशांत जब वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि यहां की गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ इशू क्रिएट कर रही है, जिससे उनका प्रोजेक्ट खतरे में नजर आ रहा था, जिसकी वजह से विशांत और मार्क को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी ताकि उनका प्रोजेक्ट वहां की गवर्नमेंट से अप्रूव हो सके, जिसके लिए उसे अपने डिज़ाइन में काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ा। जिसका नतीजा ये हुआ कि अब वो रिसोर्ट और ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गई थी, जिसके बाद वहां की गवर्नमेंट को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी और आखिरकार काफ़ी मेहनत के बाद उनका प्रोजेक्ट बच गया था। जिसके बाद अब जाकर विशांत को कुछ टाइम मिला था, जिसके बाद वो तुरंत भाव्या को कॉल लगा देता है। वहीं इधर भाव्या जो विशांत की चिंता में काफ़ी परेशान बैठी थी, विशांत का फ़ोन आने से तुरंत फ़ोन उठाकर उससे ढेर सारे सवाल पूछना शुरू कर देती है। विशी कैसे हो, कहाँ हो तुम, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो विशी, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, अब कुछ बोलोगे भी। जिस पर विशांत कहता है तुम कुछ बोलने दो तब तो बोलूंगा ना। फ़ोन उठाते ही तो शुरू हो गई, हाँ मैं ठीक हूँ और सही सलामत भी, वो बस प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से सब काफ़ी परेशान थे और हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ रही थी, बस इसी वजह से मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। वैसे अब सब खत्म हो गया है, मैं परसों वापस आ रहा हूँ। वहीं ये सुनकर भाव्या थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि समारोह उसके अगले ही दिन होना था और तब तक विशांत वहां पहुंच नहीं सकता था। वो अभी ये बात विशांत को बताने ही वाली थी कि तभी विशांत को भाव्या की आवाज़ आनी बंद हो जाती है, क्योंकि वहां शायद कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह से कॉल कट जाती है और भाव्या उसे कुछ भी नहीं बता पाती, जिससे वो और परेशान हो जाती है। लेकिन अब जब उसे पता चल गया था कि विशांत सही सलामत है और उस दिन नहीं आ पाएगा, तो वो उसे सरप्राइज देने का सोचती है और दोबारा कॉल नहीं करती। वहीं विशांत भी काफ़ी थक चुका था, तो कल बात करेगा सोचकर फ़ोन रख देता है और सो जाता है। अगले दिन विशांत को कुछ और काम आ जाता है, जिसकी वजह से वो उस दिन नहीं निकल पाता और अगले दिन वहां से निकलता है, जिसकी वजह से वो उसके अगले दिन इंडिया पहुंचता है, जिस दिन वो समारोह होना था। वहीं दूसरी तरफ आज भाव्या बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसे सम्मानित किया जाने वाला था। हॉल की वो अंदर से थोड़ी दुखी भी थी, क्योंकि इस खुशी के मौके पर उसके साथ विशांत नहीं था, लेकिन बाद में सरप्राइज देना का सोचकर वो अपना मन रख लेती है। वहीं अहिल्या जी और ऋषि जी भी उस समारोह में जाने वाले थे, क्योंकि उनके बेटे को भी पुरस्कार मिलने वाला था। भाव्या तैयार अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि तभी उसे मुस्कान का फ़ोन आता है। उनकी सगाई भी तय हो चुकी थी, जो कि अगले हफ्ते होने वाली थी और शादी वो लोग 2 साल बाद करने वाले थे। भाव्या उसका फ़ोन उठाते हुए पूछती है, हाँ बोल। जिस पर मुस्कान कहती है, कहाँ है यार तू। जिस पर भाव्या कहती है, बस तैयार हो चुकी है, निकल रही हूँ कुछ देर में, वैसे तू कहाँ पर है। जिस पर मुस्कान कहती है, मैं तो पहुँच चुकी हूँ, तू भी जल्दी आ। फिर चहकते हुए कहती है, तुझे पता है इस बार का चीफ गेस्ट कौन है। जिस पर भाव्या पूछती है, कौन है। जिस पर मुस्कान कहती है, इस बार का चीफ गेस्ट। तो आखिर कौन होगा इस बार का चीफ गेस्ट, आखिर क्या होगा जब भाव्या को विशांत की सच्चाई पता चलेगी। क्या वो उससे नाराज हो जाएगी या फिर उससे अपना रिश्ता खत्म कर लेगी। 174 पता चली सच्चाई। अब आगे भाव्या समारोह में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, आखिर उसे अवार्ड जो मिलने वाला था। वहीं अहिल्या जी, ऋषि और हर्षवर्धन जी भी उस समारोह में जाने वाले थे। हॉल की उन्हें पता था कि विशांत वहां आज नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी वो भाव्या के लिए वहां जाने वाले थे।
वहीं वृषांक भी इंडिया पहुंच चुका था, जहां उसने पूरे रास्ते सिर्फ काम ही काम किया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। तो उसने आखिरकार डिसाइड किया कि वो थोड़ा देर ऑफिस के बने रेस्ट रूम में ही आराम करेगा, उसके बाद ही घर जाएगा और वो वहां जाकर सो जाता है। और उसकी नींद तब खुलती है जब विशाल उसे आकर उठाता है, जिसे देखकर वृषांक अपनी आंखें मसलते हुए पूछता है, कहो विशाल, क्या काम था, क्यों जगाया मुझे? जिस पर विशाल कहता है, सर दरअसल मुझे अभी अभी इन्फॉर्म किया गया है कि आपको आज किसी कॉलेज के समारोह में अवार्ड सेरेमनी के लिए जाना है, जहां मिनिस्टर साहब भी आने वाले हैं। ये सुनकर वृषांक अपना बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, मेरा जाना जरूरी है क्या, तुम भी तो जा सकते हो? जिस पर विशाल कहता है, सर मिनिस्टर साहब ने पर्सनली कहा है कि आपको आना चाहिए। जिसे सुनकर वृषांक पूछता है, वैसे हमें जाना किस कॉलेज में है? जिस पर विशाल अपनी फाइल खोलते हुए कहता है, सर हमें जाना है ... इससे पहले कि आगे वो कुछ बोल पाता, उसे आहाना का कॉल आ जाता है, जिसे देखकर विशाल वृषांक को देखने लगता है। उसे देखकर वृषांक अंगड़ाई लेते हुए कहता है, ठीक है, तुम मार्क से कहो रेडी हो, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, कहता है। ये सुनकर विशाल वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब तब सब लोग समारोह स्थल पर पहुंच चुके थे। उन्हें अहिल्या जी, ऋषि जी और हर्षवर्धन जी मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर भाव्या तुरंत उनके पैर छूती है और उनका परिचय कराते हुए कहती है, माँ पापा, ये हैं वृषांक की माँ अहिल्या जी और ये है ऋषि जी, वृषांक के पापा। फिर उन्हें अपने माँ पापा की पहचान करवाती है, जिसे देखकर दोनों लोग ही एक दूसरे से मिलते हैं। तो ऋषि जी भावेश जी से कहते हैं, बेटी की इतनी बड़ी सफलता बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब आपको। जिस पर भावेश जी कहते हैं, आपको भी भाई साहब, वृषांक ने भी तो काफ़ी अच्छा किया है, बहुत ही मेहनती बच्चा है, इतनी सी उम्र में उसने क्या कुछ नहीं हासिल कर लिया। जिसे सुनकर ऋषि जी का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। जिसके बाद सब लोग आपस में काफ़ी बातें करते हैं। दोनों लोगों को ही एक दूसरे के परिवार काफ़ी पसंद आए थे। वहीं मौके पर चौका मारते हुए कौशल्या जी कहती है, भाई साहब, भाभी जी, हम चाहते हैं आज आपको हमारे घर खाने पर आने से हम इन दोनों की सफलता भी मना लेंगे और काफ़ी बातें भी हो जाएंगी। कौशल्या जी के कहने का मतलब वहां खड़ा हर आदमी समझ रहा था। असल में कौशल्या जी और कौन सी बातें करना चाहती है, जिसकी वजह से सबकी नज़र अपने आप ही भाव्या पर चली गई, जो शर्माकर वहां से जाते हुए कहती है, मैं मुस्कान से मिलकर आती हूँ। ये बोलकर वहां से भाग जाती है, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं और जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही देर में वृषांक तैयार होकर आ जाता है। आज उसने ब्लैक 3-पीस सूट पहना हुआ था वाइट शर्ट के साथ, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। ऊपर से उसका वो राजाओं वाला ऑरा उसे सबसे अलग बना रहा था। वहीं विशाल और मार्क भी अब तक पूरे बिजनेस वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हो चुके थे और ऊपर से हैंडसम तो वो लोग भी कम नहीं थी, जिसकी वजह से जब वो तीनों साथ चलते थे तो लड़कियां लड़के भी उन्हें मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर हो जाते थे। कुछ ही देर में तीनों लोग वहां के लिए निकल गए थे, जहां कार में बैठते ही मार्क को रोजी का तो वहीं विशाल को आहाना का फ़ोन आ जाता है, जिसे देखकर वृषांक उनके मजे लेते हुए कहता है, लो तुम्हारे हाई कमांड का फ़ोन आया है, उठाओ नहीं तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। जिसे सुनकर मार्क और विशाल दोनों वृषांक को घूरने लगते हैं, जिसे देखकर वृषांक चुप हो जाता है और अपना फ़ोन चेक करने लगता है। वहीं वो दोनों अपने फ़ोन में बिजी हो जाते हैं और किसी को भी ये ध्यान में नहीं रहता कि कार कहाँ जा रही है। वहीं इधर कॉलेज में अब तक मिनिस्टर साहब आ चुके थे, जिसे देखकर हर्षवर्धन जी भावेश जी से पूछते हैं, अरे अब जब चीफ गेस्ट आ चुके हैं तो समारोह शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है? जिस पर भावेश जी कहते हैं, अरे नहीं, अभी एक और लोगों का आना बाकी है। जिस पर हर्षवर्धन जी पूछते हैं, क्या और भी चीफ गेस्ट आने वाला है क्या? जिस पर भावेश जी कहते हैं, हाँ, और वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे बिजनेस पार्टनर और आर.पी. कंपनी के मालिक वृषांक पांडे, सुना है वो भी आज यहाँ आने वाले हैं। ये सुनकर तो हर्षवर्धन जी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि वृषांक ने अभी किसी को भी अपनी सच्चाई नहीं बताई है, तो अगर वो आज यहाँ जाता है तो गजब ही हो जाएगा। वैसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर थी, क्योंकि हर्षवर्धन जी भी जानते थे कि एक तो वृषांक यहाँ है नहीं, ऊपर से अगर होता भी तो कॉलेज का नाम जानने के बाद वृषांक तो यहाँ आने की भूल बिल्कुल नहीं करता। लेकिन भावेश ऐसा क्यों कह रहा है कि वो आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ आ चुका है और उसे पता ही ना हो? ये सोचकर तो हर्षवर्धन जी और परेशान हो जाते हैं और तुरंत वृषांक का फ़ोन मिलाने लगते हैं, लेकिन उस ऑडिटोरियम में सिग्नल ही नहीं आ रहे थे कि वो कॉल कर पाते। ये देखकर वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर सोचते हैं, चलो अब जो होगा देखा जाएगा। वहीं अब क्योंकि भाव्या, मुस्कान और अनूप तीनों ही सीनियर थे और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे थे, तो चीफ गेस्ट को वेलकम करने की जिम्मेदारी भी उन्हें ही सौंपी गई थी। तो वो लोग भी चीफ गेस्ट के आने के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी देखना था कि आखिर पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हिलाकर रखने वाला वृषांक पांडे आखिर दिखता कैसा है। कुछ ही देर में वृषांक अपने सिक्योरिटी के साथ कॉलेज के सामने खड़ा होता है। अब तक भी उन तीनों में से किसी ने भी बाहर ध्यान नहीं दिया था। उनका ध्यान तब टूटता है जब उन्हें ड्राइवर कहता है, साहब कॉलेज आ गया। जिसे सुनकर जब तीनों बाहर देखते हैं तो उनका भी हाल हर्षवर्धन जी से कुछ अलग नहीं था, बल्कि उनकी हालत तो और ज़्यादा खराब हो गई थी। जिसे देखना चाहते हुए भी मार्क और विशाल की नज़र वृषांक पर चली गई थी, जो आंखें फाड़े बस सामने ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि जिस कॉलेज में उसे अवार्ड देने जाना है वो उसका ही कॉलेज होगा। और सोने पर सुहागा तो तब हो जाता है जब वो देखता है कि उसका वेलकम करने के लिए सामने भाव्या, मुस्कान और अनूप खड़े हैं।
कुछ ही देर में वृषांक अपने सिक्योरिटी के साथ कॉलेज के सामने खड़ा होता है। अब तक भी उन तीनों में से किसी ने भी बाहर ध्यान नहीं दिया था। उनका ध्यान तब टूटता है जब उन्हें ड्राइवर कहता है, साहब कॉलेज आ गया। जिसे सुनकर जब तीनों बाहर देखते हैं तो उनका भी हाल हर्षवर्धन जी से कुछ अलग नहीं था, बल्कि उनकी हालत तो और ज्यादा खराब हो गई थी। जिसे देखना चाहते हुए भी मार्क और विशाल की नज़र वृषांक पर चली गई थी, जो आंखें फाड़े बस सामने ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि जिस कॉलेज में उसे अवार्ड देने जाना है वो उसका ही कॉलेज होगा। और सोने पर सुहागा तो तब हो जाता है जब वो देखता है कि उसका वेलकम करने के लिए सामने भाव्या, मुस्कान और अनूप खड़े हैं। ये देखकर वृषांक गुस्से से विशाल से कहता है, विशाल कमीने कहीं के किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे? तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि हम कहाँ जाने वाले थे? ये सुनकर विशाल हड़बड़ाते हुए कहता है, असल में तो मुझे भी नहीं मालूम था, सारी जानकारी मैंने रामबाबू ड्राइवर को दे दी थी, वही हमें यहाँ लेकर आया। ये सुनकर वृषांक अपने माथे पर हाथ रख लेता है, क्योंकि उसे पता था कि अब वो चाहकर यहाँ से भाग नहीं सकता, उसे ये सिचुएशन तो फेस करनी ही पड़ेगी। जिसके बारे में सोच वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, खैर अब पछताने से कोई फायदा नहीं, आखिर कभी ना कभी तो भाव्या को सच्चाई पता चलनी ही थी, तो आज ही सही। ये बोल वो अपने चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल लाता है और कार से उतरता है, जिसके लिए मार्क ने तुरंत उतर का दरवाजा खोला था। वहीं वहां अब तक लगभग सारे लोग आ चुके थे, सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, टीचर्स, यहाँ तक प्रिंसिपल सर भी को वृषांक पांडे का चेहरा देखने की बेसब्री थी। वहीं वृषांक जैसे ही सबके सामने आता है सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जहाँ कुछ देर पहले शोरगुल मचा हुआ था वहीं अब इतनी ज्यादा शांति थी कि एक सुई गिरने की भी आवाज़ सबको सुनाई दे जाती। किसी को भी सामने के नज़ारे पर यकीन नहीं हो रहा था कि वृषांक उनके साथ पढ़ने वाला वो वृषांक जिसे सब बेकार और नकारा समझते थे असल में इतनी बड़ी कंपनी का मालिक निकला। वहीं कुछ दूर खड़े जसमीत और नताशा भी वहीं खड़े थे, जिन्होंने वृषांक को झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश की थी। आज नताशा को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने वृषांक का साथ छोड़ दिया। अगर वो उसे धोखा देकर जसमीत के साथ नहीं गई होती तो आज वृषांक की सारी दौलत उसकी होती, लेकिन अब पछतावे के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। वहीं सबसे ज़्यादा बड़ा शौक अगर किसी को लगा था तो वो थे अनूप, मुस्कान और भाव्या। भाव्या का हाल तो ऐसा हो गया था मानो उसने भूत देख लिया हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके वृषांक ने उससे इतनी बड़ी बात छिपाई। वो आगे कुछ सोचती इससे पहले अनूप अपने होश में आता है और तुरंत रिएक्ट करते हुए उन दोनों को भी उनके ख्यालों से बाहर लाता है, क्योंकि अभी ये सही जगह नहीं थी कुछ भी सोचने या पूछने की। तो वो उन दोनों से धीमे से कहता है, आई नो कि तुम लोग काफ़ी शौक हो, लेकिन अभी ये सही समय नहीं है। हमें उनका वेलकम करने के लिए खड़ा किया गया है तो हमें पहले वही करना चाहिए, वरना यहाँ मीडिया भी मौजूद है, बहुत बदनामी हो जाएगी कॉलेज की। जिसे सुनकर वो दोनों भी अपने होश में आती हैं। जिसके बाद अनूप आगे बढ़कर वृषांक से हंसते हुए फूल उसके हाथ में देते हुए कहता है, वेलकम सर। जिसे सुनकर वृषांक को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वहीं मुस्कान भी उसे वेलकम करती है और अब बारी आती है भाव्या की। सबको पता था कि वृषांक की सच्चाई बाहर आने से अगर किसी को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है तो भाव्या ही है, इसलिए सबकी नज़र ना चाहते हुए भी उस पर ही चली जाती है। तो क्या होगा आगे, क्या रिएक्शन होगा भाव्या का, और क्या होगा जब वृषांक की सच्चाई अहिल्या जी और ऋषि जी को पता चलेगी? 175 शॉक्ड अहिल्या और ऋषि जी। अब आगे वृषांक की सच्चाई जानकर वहां मौजूद सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो आपस में बातें भी शुरू कर दी थी, यार यकीन नहीं होता ये वही वृषांक है जिसे हम सब बेवकूफ़ समझते थे। एक दोस्त ने अपने दोस्त से बोला, जिस पर उसका दोस्त बोला, हाँ यार तुम सही कह रहे हो, यहाँ तक कि मैंने तो इसे बेवकूफ़ जानकर कितना परेशान भी किया था। अगर पता होता ये ऐसा निकलेगा तो मैं तो इसे परेशान करने के बजाय दोस्ती ही कर लेता, क्या पता हमारा भी कुछ भला हो जाता। जहां लड़के वृषांक को देखकर ये सोच रहे थे कि आखिर उन्होंने उससे पहले दोस्ती क्यों नहीं की, वहीं लड़कियों को तो वृषांक एकदम से काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग लगने लग गया था। उसे देखकर एक लड़की कहती है, यार ये वृषांक कितना हॉट है ना यार, काश जब ये मुझसे बात करने आया था तब मैंने इसे लिफ्ट दे दी होती तो आज मैं इसकी गर्लफ्रेंड होती। जिसे सुनकर उसके साथ खड़ी लड़की कहती है, हाँ अपनी शक्ल देखी है, उसकी गर्लफ्रेंड बनने चली थी, अरे तुम तो उसके घर की नौकरानी बनने के भी काबिल नहीं हो। मुझे याद है जब वो तुमने बात करने आया था तब तुमने उससे क्या कहा था कि मुझे कुत्ते और गरीब लोग दोनों ही पसंद नहीं है, और जब वो अमीर हो गया है तो तुम उसके सपने देखने लगी। थोड़ी शर्म हया बची है या नहीं? लड़की की बात सुनकर उस लड़की का मुंह बन गया, जिसके बाद वो कुछ नहीं बोली। वहीं अपने होश में आते हुए अनूप और मुस्कान ने वृषांक को वेलकम किया। वहीं अब सबकी निगाह भाव्या पर चली गई, जो कब से बस वृषांक को ही देखे जा रही थी और अपने मन में सोच रही थी, तो इसका मतलब इसने जो भी मुझसे वो सब कहा कि वो उस कंपनी में जॉब करता है सब झूठ था, असल में तो वो उस कंपनी का मालिक था। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों उस रिसेप्शनिस्ट को वृषांक नाम का कोई एम्प्लॉय नहीं मिला था, क्योंकि एम्प्लॉय रजिस्टर में एम्प्लॉयज के नाम होते हैं, बॉस के नहीं। और अब उसे ये भी समझ आ रहा कि क्यों विशाल ने बिना देखे ही वृषांक को बॉस कहा था, क्योंकि असल में तो वो बॉस का ही कैबिन था। ये सब सोचकर भाव्या उसे अविश्वास से देखे जा रही थी। उसे तो अब ऐसा लगने लगता था कि क्या आज तक वृषांक ने उससे कुछ भी सच कहा है। वहीं दूसरी तरफ वृषांक की हवा भी इस वक्त काफ़ी टाइट थी। वो भाव्या की आंखों में गुस्सा
अविश्वास, शौक सबका मिक्सचर एक साथ देख पा रहा था और कभी किसी से ना डरने वाले वृषांक को भी आज ना जाने क्यों भाव्या की इस खामोशी से काफी डर लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर भाव्या इस वक्त क्या सोच रही है। वहीं भाव्या को आगे ना बढ़ता देखकर मुस्कान उसे हल्का सा हिलाती है, जिससे भाव्या होश में आती है, जिसे देखकर मुस्कान धीमे आवाज में कहती है, क्या कर रही है भाव्या, सारे मीडिया वाले तुझे ही देख रहे हैं, फुल देकर वेलकम कर। जिसे सुनकर अब भाव्या का होश आता है, जिसके आंखों से आंसू लगभग गिरने ही वाले थे, लेकिन फिर उसे किसी तरह भाव्या ने रोका और अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट लाकर फुल वृषांक को देखते हुए कहती है, वेलकम मिस्टर वृषांक पांडे सर। भाव्या के मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर तो वृषांक और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि भाव्या उसका पूरा नाम सिर्फ तब लेती है जब उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और आज तो बहुत ही बड़ा कारण है उसके पास गुस्सा होने का। वृषांक अब इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि अपनी उंगलियां फूलने लगता है, जिसे देखकर विशाल जल्दी से उसके पास आता है और उसके कान में कहता है, बॉस आई नो कि आप इस वक्त काफी डरे हुए हैं, लेकिन प्लीज अपने आप को काम रखिए क्योंकि इस वक्त यहाँ मीडिया मौजूद है, उनकी नज़र आपके हर एक एक्शन पर होगी। भाव्या का मैटर हम बाद में देखते हैं। ये सुनकर वृषांक अपने आप को काम करता है, क्योंकि अब तो जो होना था वो होकर ही रहेगा, लेकिन अभी जो सामने है उसे देखते हैं, ये सोचकर वो आगे बढ़ जाता है। वहीं भाव्या जो खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही थी, आखिरकार उसके वो आंसू जो उसने काफी देर से रोके हुए थे बह चले, जिसे देखकर अनूप और मुस्कान उसे चुप कराते हुए कहते हैं, हे डॉट डॉट भाव्या ऐसा मत कर यार, यहाँ काफी लोग हैं, सीन क्रिएट हो जाएगा यार। आई नो कि वृषांक ने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन अभी इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, हम बाद में इस बारे में बात करते हैं प्लीज। अनूप और मुस्कान की बातें सुनकर भाव्या अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ठीक है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं इसके लिए वृषांक को कभी माफ नहीं करने वाली। ये बोल वो अंदर चली जाती है, जिसे सुनकर अनूप और मुस्कान एक दूसरे को देखते हैं और वो भी अंदर चले जाते हैं। वहीं अंदर का नज़ारा तो और ज़्यादा शॉकिंग होने वाला था, क्योंकि बाहर तो थोड़े ही लोगों ने वृषांक को देखता था, लेकिन अंदर तो पूरा कॉलेज ही था, साथ में वृषांक और भाव्या के माँ पापा भी वहीं थे। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें महसूस होता है कि पूरे ऑडिटोरियम में अचानक से काफ़ी शांति हो गई है। ये महसूस कर अहिल्या जी पूछती है, इतनी शांति क्यों हो गई, अचानक चीफ गेस्ट आ गए क्या? डॉट 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 ये बोल वो जैसे ही ऋषि जी, भावेश जी और कौशल्या जी की तरफ देखती है तो पाती है उनके चेहरे का तो रंग ही उड़ा हुआ था और वो हैरानी से उनके पीछे की तरफ देखे जा रहे हैं। ये देखकर वो भी नासमझी में जब अपना सिर पीछे करती है तो सामने का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि सामने से उनका अपना बेटा वृषांक किसी राजा की तरह चला आ रहा था, जिसे देख उन्हें समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती कि क्यों सब लोग इतने शौक हैं। असल में तो वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, मतलब वो चीफ गेस्ट वृषांक पांडे और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा था, उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। वहीं ऐसा ही कुछ हाल भावेश और कौशल्या जी का भी था, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कब वृषांक ने ये सब शुरू किया और उन्हें कानों कान खबरें कैसे नहीं हों। तभी भावेश जी को याद आता है कि कुछ महीने पहले वो वृषांक की एक घर खरीदने में मदद करना चाहते थे, ये सोचकर ही उसके पास पैसे नहीं होंगे। अब उन्हें अपने कहे पर शर्म आ रही थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि उस वक्त भी वृषांक इतना अमीर था कि फ्लैट तो क्या पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीद सकता था। क्या भाव्या को भी इस बारे में पता था? वो अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र हर्षवर्धन जी पर जाती है, जो बड़े ही रिलैक्स खड़े थे, जैसे उन्हें तो पहले से ही पता था कि वृषांक इतना बड़ा आदमी है। फिर उन्हें याद आता है कि वो तो उसका बिजनेस पार्टनर था। ये याद आते हुए वो हर्षवर्धन जी को घूर कर देखते हुए पूछते हैं, तुम्हें ये पहले से ही मालूम था ना? जिस पर हर्षवर्धन जी हंसते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा मैं अपने बिजनेस पार्टनर से अब तक नहीं मिला हूँगा? ये सुनकर भावेश जी कहते हैं, तो ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? जिस पर हर्षवर्धन जी कहते हैं, मैंने जानबूझकर नहीं बताया ताकि मैं तेरा ये हैरान परेशान वाला चेहरा देख सकूं। बड़ा शौक था ना मुझे सरप्राइज देने का, तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे भी एक सरप्राइज दे दूं। ये सुनकर अहिल्या जी परेशान होते हुए पूछती है, लेकिन हर्षू ये सब डॉट डॉट जिस पर हर्षवर्धन जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, दीदी मैंने जानता हूँ आप क्या पूछना चाहती है, लेकिन आपके सारे सवालों के जवाब वृषांक आपको दे देगा। फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखा दीदी, मैं ना कहता था कि एक दिन वृषांक की काबिलियत पूरी दुनिया देखेगी, और देखो आज वो दिन है जब वृषांक को ये शहर तो क्या पूरी दुनिया जानती है। ये सुनकर ऋषि जी और अहिल्या जी से ना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि अक्सर मिडिल क्लास वालों को सपना होता है एक छोटी सी नौकरी, सुंदर सी बीवी और एक छोटा सा घर, जिसे बनाते बनाते उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। उस मिडिल क्लास में पैदा हुआ लड़का एक दिन ऐसा कुछ कर दिखाएगा जहां अब उसकी पहचान उसके माँ बाप के नाम से नहीं बल्कि माँ बाप की पहचान उनके बेटे के नाम से होगी। ये सब सोचते हुए वो लोग अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब उन्हें भी समझ आ जाता है कि अभी वो जिस बंगले में रह रहे हैं असल में वो बंगला वृषांक का ही है, जिसे देने के लिए उसने झूठ बोला था उनसे। सबके बैठ जाने के बाद फाइनली समारोह शुरू होता है, जहां प्रिंसिपल सर आकर पहले कुछ स्पीच देते हुए कहते हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहां हमारे कॉलेज के कुछ मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसमें चार चांद लगा रहे हैं हमारे मिनिस्टर साहब और इस देश के मशहूर बिजनेसमैन और हमारे लॉर्ड्स कॉलेज के छात्र मिस्टर वृषांक पांडे। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जो इन्होंने यहाँ कर इस समारोह की शोभा बढ़ाई।
जिसे सुनने के बाद सब तालियां बजाते हैं, जिसके बाद दीप ज्वलन समारोह होता है और फाइनली अवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है, जहां अनाउंसर एक एक बच्चों का नाम लेता और वो स्टेज पर आते जिन्हें वृषांक अपने हाथों से अवार्ड देता। वृषांक को अवार्ड देता देख कर लेने वाले को एक बार जरूर अपने पर शर्म आती कि जिस इंसान का उन्होंने पूरे 3 साल मजाक बनाया, आज उसके ही हाथ से वो अवार्ड ले रहे हैं। आज उन्हें समझ में आ रहा था कि कभी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो आगे चलकर क्या बनेगा। वहीं इन सब चीज़ों में वृषांक का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे तो भाव्या की टेंशन हो रही थी। वो जब से अंदर आया था उसकी निगाहें भाव्या को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। वहीं भावेश और कौशल्या जी भी भाव्या को ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें अब तक ये तो पता चल चुका था, वृषांक ने ये बात किसी को नहीं बताई थी, जिसकी वजह से वो लोग उससे कुछ नाराज तो थे, लेकिन अब उन्हें भाव्या की ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसे वृषांक की सच्चाई जानकर सबसे ज़्यादा बुरा लगा होगा। वहीं अब समारोह समापन पर आ चुका था, जिसे देख अनाउंसर कहता है अब बस 2 अवार्ड देने रह गए हैं, जिनमें से दूसरा है हमारे यूनिवर्सिटी टॉपर का, जो कि और कोई नहीं हमारा वृषांक ही है। जिसे के बाद वो हंसते हुए कहता है वैसे इतिहास में ये पहली बार होगा कि अवार्ड देने वाला ही अवार्ड विनर हो। जिसे सुनकर वहां सब लोग हंसने लगते हैं और ना चाहते हुए भी वृषांक के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। जिसे के बाद अनाउंसर कहता है और अब बारी है हमारे लास्ट अवार्ड विनर की, जो ही स्टेट टॉपर मिस भाव्या प्रजापति जिसे सुनकर सारे लोग ताली बजाकर भाव्या का स्वागत करते हैं, लेकिन भाव्या वहां नहीं आती, जिस पर अनाउंसर एक बार फिर नाम बुलाते हुए कहता है मिस भाव्या, आप जहां कहीं भी हैं जल्दी से स्टेज पर आइए और अवार्ड लीजिए। जिसे सुनकर अनूप मुस्कान भाव्या को ढूंढने लगते हैं, जो कि एक कोने खड़े होकर बस वृषांक को ही देखे जा रही थी। उसे देखते ही अनूप और मुस्कान उसके पास जाते हुए कहते, अरे यार तू यहाँ क्या कर रही है, तेरा नाम बुलाया जा रहा है, चल जा जल्दी से स्टेज पर। जिसे सुनकर भाव्या कहती है मेरा मन नहीं है स्टेज पर जाने का, क्योंकि अगर मैं स्टेज पर गई तो अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। ये बोलकर वो रोने लगती है, जिसे देखकर अनूप कहता है भाव्या आई नो कि तुम्हें बहुत बुरा लगा है वृषांक के यूं इस तरह सच्चाई छिपाने का, लेकिन भाव्या तुम अपने दुख में ये क्यों भूल रही हो कि आज तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ आए हैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। अपने दुख के चक्कर में तुम उन्हें क्यों दुखी करना चाहती हो। भले ही आज वृषांक सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है, लेकिन तुम्हारे माँ पापा के लिए तुम ही सबसे ज़्यादा जरूरी हो। वो सिर्फ तुम्हें अवार्ड पाते हुए देखने के लिए यहाँ तक आए हैं। क्या तुम अपने दुख के चक्कर में उनसे ये सुख, तुम पर गर्व करने का ये लम्हा छीन लेना चाहती हो? नहीं ना तो जाओ भाव्या, जाओ स्टेज पर। ये सुनकर भाव्या स्टेज पर जाने लगती है। वहीं काफ़ी समय बाद वृषांक भाव्या को देखता है, जिसे देखकर वृषांक को तुरंत समझ आ जाता है कि वो अभी अभी रोकर आए हैं उसे। यूं इस तरह देखकर वृषांक के दिल में एक असहनीय दर्द हो रहा था, क्योंकि जिस लड़की की आंखों में वो नमी नहीं देख सकता है, आज उन्हीं आंखों में वो आंसू कैसे देख सकता है। वहीं भावेश और कौशल्या जी को भी समझ आ जाता है कि इस वक्त भाव्या क्या महसूस कर रही होगी, जिसकी वजह से वो लोग भी टेंशन में आ जाते हैं। वहीं भाव्या अपने आप को किसी तरह रोकते हुए जाकर स्टेज पर अपना अवार्ड लेती है, जिसे लेते समय भी उसने वृषांक से एक बार भी नजरें नहीं मिलाई थी, जिसे देखकर वृषांक बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। उसे उसकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहीं भाव्या अपना अवार्ड लेकर बिना कुछ बोले वहां से चली गई, जिसके बाद समारोह भी खत्म हो गया। तो क्या होगा आगे? क्या भाव्या वृषांक की सच्चाई जानने के बाद उसे छोड़ देगी, या फिर वो इस कदर गुस्सा हो जाएगी कि वृषांक को उसे मनाने में लोहे के चने चबाने होंगे? 176 गुस्से में भाव्या। अब आगे भाव्या अपना अवार्ड लेकर वहां से बिना कुछ कहे चली गई, जिसके बाद समारोह भी खत्म हो गया, जिसे देखकर वृषांक भी उसके पीछे जल्दी से जाने लगता है। लेकिन मीडिया वाले कहाँ उसे इतनी जल्दी छोड़ने वाले थे? वृषांक पहली बार दुनिया के सामने आया था, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, जिसे वो ऐसे ही नहीं जाने दे सकते थे। इससे पहले कि वृषांक वहां से निकल पाता, मीडिया वालों से उसे घेर लिया, जिसके वजह से वृषांक वहां से नहीं निकल पाया और भाव्या को वहां से जाते हुए सिवाय देखते रहने के वो कुछ नहीं कर पाया। वहीं अहिल्या जी, ऋषि जी, भावेश और कौशल्या जी भी उसे गुस्से से घुरते हुए वहां से चले जाते हैं, जिसे देखकर वृषांक और ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसे देखकर हर्षवर्धन जी उसे चिंता न करने का इशारा करते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। वहीं मीडिया वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो अपने अपने सवाल लेकर पूछने लगे। एक रिपोर्टर ने पूछा, वृषांक सर सबसे पहले तो आपको देश के टॉप 10 बड़े बिजनेसमैन में शामिल होने के लिए बधाई, कैसे महसूस हो रहा है आपको ये जानकर? जिस पर वृषांक मुस्कुराते हुए कहता है जाहिर सी बात है, मैंने इस दिन के लिए काफ़ी मेहनत की थी तो अच्छा लग रहा है। ये सुनकर दूसरा रिपोर्टर पूछता, सर आपने हाल ही में राकेश बजाज और VRS कंपनी को टेक ओवर किया है, और जैसा कि पिछले कई दिनों से न्यूज चल रही है कि मशहूर बिजनेसमैन वृषांक राजशेखर को जान से मरवाने के पीछे भी उनका ही हाथ था, जिसके बाद पुलिस को राकेश जी की तलाश थी, जिसके वजह से भागते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? असल में वृषांक ने राकेश के एक्सीडेंट के तुरंत बाद कई सबूतों के साथ शंभू, जिसने वृषांक का एक्सीडेंट किया था, उसके वीडियो पुलिस को दे दिया था, जिससे साफ साबित हो रहा था कि राकेश, निशा और समीर ने मिलकर वृषांक राजशेखर की जान ली है। अब क्योंकि निशा तो पहले ही मर चुकी थी तो उसका पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन समीर जो कि अब तक सिर्फ स्मगलिंग के केस में अंदर था, उस पर अब मर्डर का चार्ज भी लग गया था, जिसकी वजह से उसका जेल से बाहर आना नामुमकिन था। वहीं राकेश का एक्सीडेंट अब लोगों को जस्टिफाइड लगने लगा।
रिपोर्टर की ये बात सुनकर वृषांक कहता है अब इसमें मैं क्या कह सकता है, ये सब तो उनके कर्मों का फल है जो उन्होंने इसी जन्म में काटा है। ये सुनकर एक रिपोर्टर ने पूछा सर आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसको देते हैं, जिस पर वृषांक कहता है मेरी इस सफलता में मेरा साथ मेरे परिवार, मेरे भाई जैसे दोस्तों विशाल और मार्क ने बहुत साथ दिया, लेकिन इस सफलता का सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है वृषांक राजशेखर जी, जिन्होंने मेरे अंदर के काबिलियत को पहचाना और मुझे बिजनेस करने के फंड दिए। मैं आज यहाँ उनकी वजह से ही खड़ा हूँ। ये सुनकर सारे रिपोर्टर हैरान थे, जिसे सुनकर एक और रिपोर्टर ने पूछा सर तो क्या आप मिस्टर वृषांक राजशेखर को पहले से ही जानते थे, जिस पर वृषांक मुस्कुराते हुए कहता है जी वो एक हादसे के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई और हमारे नाम सेम होने की वजह से हम जल्दी ही अच्छे दोस्त भी बन गए। उसी दौरान उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे बिजनेस करने की सलाह के साथ साथ बिजनेस शुरू करने के लिए फंड्स भी दिए, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। वहाँ उन सब के सवालों के जवाब दे तो रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी भाव्या पर ही अटका हुआ था। वो सोच रहा था कि वो जल्दी से भाव्या के पास जाकर उसकी गलतफहमी दूर करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन सवाल ना रुकते देखकर वृषांक विशाल को इशारा करता है, जिस पर विशाल आगे आते हुए कहता है सर इस वक्त काफ़ी थके हुए हैं, तो आप लोगों को जो भी सवाल करना हो उसके लिए हम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, आप लोग वहाँ सारे सवाल पूछ सकते हैं, थैंक यू। और ये बोलकर वो मार्क को इशारा करता है जो तुरंत ही रास्ता खाली करवाने लगता है, जिसके वजह से वृषांक जल्दी ही वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में कार के अंदर वृषांक काफ़ी परेशान था, ये सोचकर कि ना जाने भाव्या इस वक्त कैसी होगी, क्या सोच रही होगी। ये सोच कर उसका सिर फटा जा रहा था, जिसे देखकर विशाल कहता है वृषांक रिलैक्स करो थोड़ा, मुझे पता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो चुका है तो उसके बारे में सोचना छोड़कर उसे कैसे मनाना है उसके बारे में सोचो। ये सुनकर मार्क भी कहता है हाँ विशाल सही कह रहा है, हम भी तेरे साथ चलते हैं उसे मनाने के लिए। ये सुनकर वृषांक को थोड़ी राहत मिलती है और जल्दी ही वो लोग भावेश जी के घर पहुँच गए। सब लोग पहले से मौजूद थे, वहीं भावेश जी के घर के सिक्योरिटी गार्ड्स एक साथ इतनी गाड़ियों को आता देख चौंकने हो जाते हैं, लेकिन उनकी हैरानी का तब कोई ठिकाना नहीं रहता जब वो लोग उसमें से वृषांक को उतरते देखते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। उनका वृषांक जो कुछ महीने पहले उनके जैसे ही रहता था अचानक इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। लेकिन उनकी हैरानी तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो लोग मार्क और विशाल को वृषांक के पीछे चलता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो लोग भी अच्छे से जानते थे कि विशाल और मार्क कौन है और किसके लिए काम करते हैं। उसके बाद उन्हें समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती कि वृषांक कौन है। ये जानकर उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो ये सोचकर वृषांक की और ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं कि इतना अमीर होने के बावजूद भी वो कितना डाउन टू अर्थ रहता था। वहीं वृषांक उन सबको अनदेखा कर अंदर की तरफ बढ़ने लगता है, जहां वो देखता है कि सब लोग हॉल में ही बैठे हुए हैं और वृषांक को आता देख गुस्से से उसे घुरे जा रहे हैं। ये देखकर वृषांक सबके सामने आते हुए कहता है मुझे पता है आप सब लोग मुझसे बहुत नाराज होंगे कि क्यों मैंने अपनी सच्चाई सबसे छिपाई। मैं जानता हूं आप सबके मन में बहुत से सवाल होंगे जिनका मैं जवाब दूंगा, लेकिन प्लीज़ अभी मुझे भाव्या से मिलने दीजिए। जिसे सुनकर कौशल्या जी कहती है वो इस वक्त ऊपर अपने कमरे में है। ये सुनते ही वो जल्दी से भाव्या के कमरे की तरफ जाने लगता है। अभी वो भाव्या के कमरे के समाने ही पहुंचा था कि तभी उसके ऊपर सीधा एक वास आता है, जिसे वो वक्त रहते देख लेता है और खुद को बचा लेता, वरना उसका सिर फुटना तो तय था। वहीं वास गिरने की आवाज़ नीचे भी सबने सुनी थी, जिसे सुनते ही भावेश और कौशल्या जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं शुरू हो गया हमला। वहीं आवाज़ सुनकर ऋषि जी और अहिल्या जी परेशान हो जाती है और कौशल्या जी से पूछती है ये आवाज़ तो भाव्या के कमरे से आ रही है, हम चलकर देखना चाहिए। जिस पर भावेश जी कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है हमें वहाँ जाने की, वो दोनों आपस में अपना मामला सुलझा लेंगे, हम तो वो बातें कर लेते हैं जो हम करना चाहते थे। जिसके सुनते ही अहिल्या जी और ऋषि जी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं भावेश जी बात ना घुमाते हुए कहते हैं देखिए ऋषि जी और अहिल्या जी, आप तो जानते ही होंगे कि भाव्या और वृषांक एक दूसरे को पसंद करते हैं, और सच कहूँ तो मुझे शुरू से ही वृषांक अपनी भाव्या के लिए पसंद था, क्योंकि उसकी लगन देखते हुए मैंने पहले ही जान लिया था कि ये लड़का आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा करेगा, लेकिन इतना बड़ा करेगा ये नहीं मालूम था। फिर हाथ जोड़कर कहते हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी भाव्या को अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लें। ये सुनकर ऋषि जी तुरंत भावेश जी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं अरे भावेश जी आप ये क्या कर रहे हैं, इस तरह तो आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। असल में तो हम भी आपसे यही बात करने वाले थे कि हमें भाव्या हमारे बेटे वृषांक के लिए बहुत पसंद है, तो इस हिसाब से तो हमें हाथ जोड़कर आपसे भाव्या का हाथ मांगना चाहिए। ये सुनते ही भावेश जी कहते हैं अरे ये आप कैसे बातें कर रहे हैं ऋषि जी, वृषांक हमारा दामाद बने, इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। जिसे सुनकर अहिल्या जी परेशान होते हुए कहती है लेकिन भाव्या इस वक्त बहुत गुस्से में है, क्या वो इस शादी के लिए मानेगी। जिस पर कौशल्या जी कहती है उसकी चिंता आप मत कीजिए अहिल्या जी, भले ही भाव्या इस वक्त वृषांक से गुस्सा है, लेकिन हमें पता है वो वृषांक से कितना प्यार करती है, वो जरूर मान जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल हमें भाव्या का साथ देना चाहिए, क्योंकि वृषांक ने जो भाव्या के साथ किया वो गलत था। ये सुनकर अहिल्या जी कहती है आपने सही कहा बहन जी, इस बात के लिए तो हम भी वृषांक से गुस्सा है, आने दो उसे नीचे, हम मिलकर उसकी खबर लेंगे। वहीं ये सुनकर हर्षवर्धन जी हंसते हुए कहते हैं तो फिर रिश्ता पक्का इसी बात है भाभी जी, सबका मुंह मीठा कराए। जिसे सुनते ही कौशल्या जी मुस्कुराते हुए कहती है क्यों नहीं भाई साहब जरूर, ये बोलकर वो किचन में चली जाती है।
वहीं ऊपर अलग ही घमासान मचा हुआ था, एक के बाद एक चीजें वृषांत पर आ ही जा रही थी। भाव्या गुस्से में जो भी उसके हाथ में आता वो वृषांत की तरफ फेंके जा रही थी। ये देखकर वृषांत कहता है, भाव्या बेबी प्लीज ये सब रोको, देखो मुझे एक बार एक्सप्लेन करने के मौका तो दो। जिस पर भाव्या गुस्से से कहती है, खबरदार मिस्टर वृषांत पांडे, जो अपने मुंह से मुझे बेबी कहा तो जान से मार दूंगी तुम्हें। ये सुनकर वृषांत कहता है, लेकिन भाव्या मेरी मजबूरी थी, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने कई बार तुम्हें अपने बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी हो जाती थी, मेरा यकीन करो प्लीज। वृषांत की ये बात सुनकर भाव्या का गुस्सा अब आंसुओं में बदल जाता है और वृषांत पर चीजें फेंकना बंद कर रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और वो रोते हुए कहती है, यकीन करूं कैसे यकीन करूं मैं तुम्हारा वृषांत, तुमने आज तक मुझसे सिवाय झूठ के क्या बोला है। अब तो मुझे लग रहा है जब तुम मुझसे कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो वो भी एक झूठ ही था। ये सुनकर वृषांत के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता था कि ये सब भाव्या का गुस्सा बोल रहा है। ये सुनकर वृषांत भाव्या के पास जाते हुए कहता है, मेरा यकीन करो भाव्या, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। वहीं ये सुनकर भाव्या वृषांत को पास आता हुआ देखकर गुस्से से कहती है, खबरदार मिस्टर वृषांत पांडे, अगर मेरे पास आए तो वरना मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगी। फिर रोते हुए कहती है, अगर तुमने मुझे सच में एक पल के लिए प्यार किया था तो प्लीज यहाँ से चले जाओ प्लीज। ये सुनकर वृषांत के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस वक्त वो अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था और ना चाहते हुए भी वृषांत को वहां से जाना पड़ता है। वहीं भाव्या वृषांत को वहां से जाता देखकर और जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है, क्यों विशी, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ, क्यों सच छिपाया मुझसे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, इसके लिए कभी नहीं। ये बोल वो रोने लगती है। वहीं वृषांत भी ये सुनकर अपने आंसू रोक नहीं पाता है, जो वहां से अब तक गया नहीं था। वो अपने आप से कहता है, मुझे माफ कर दो भाव्या, मैं मजबूर था, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता था, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बोलते हुए वो नीचे चला जाता है। तो क्या होगा आगे, क्या सच में भाव्या कभी वृषांत को माफ नहीं करेगी? क्या उनकी शादी टूट जाएगी या फिर वृषांत भाव्या को मनाओ अभियान शुरू करेगा? 177 क्या करूं क्या ना करूं। अब आगे भाव्या की बात सुनकर वृषांत के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो वहां से नीचे चला जाता है जहां सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं उसे उदास आते देखकर सब समझ जाते हैं कि बात नहीं बनी। खैर उन्हें उम्मीद भी यही थी। वहीं वृषांत की नज़र वहां बैठे बाकी सब पर जाती है जो उसे ही देखे जा रहे थे। वृषांत को पता था उनके मन में भी कई सवाल चल रहे होंगे। ये देखकर वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे पता है आप लोग मुझसे कई सवाल पूछना चाहते हैं। अब भाव्या ने तो मेरी बात सुनी नहीं, तो आप सभी पूछ लीजिए जो पूछना है। ये सुनकर अहिल्या जी तुरंत सवालों की बारिश ही कर देती है। वो पूछती है, बेटा क्या है ये सब, और तू इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया, और तूने ये सब हमसे क्यों छिपाया, और तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए ये सब करने के लिए? क्या तू कोई गलत काम करने लगा है? देख बेटा, अगर तू कोई गलत काम कर रहा है तो प्लीज़ ये सब छोड़ दे। देख हमारे पास जो है हम उसी में खुश है। अपनी माँ को गलत ट्रैक पर जाते देख वृषांत उन्हें रोकते हुए कहता है, माँ क्या आप भी कुछ भी बोले जा रही हो? मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं कर रहा है जिससे आपका सिर शर्म से झुके। जिसे सुनकर ऋषि जी पूछते हैं, तो फिर तूने ये सब क्यों और कैसे किया? जिस पर वृषांत एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है आप लोग जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। और ये कहकर वो उन्हें ठीक वही कहानी सुना देता है जो उनसे विशाल, मार्क और हर्षवर्धन जी को सुनाई थी। जिसे सुनकर वहाँ सारे लोग शौक हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया की नज़रों में इतना अच्छा बनने वाला इंसान इतना कमीना भी हो सकता है। अब उन्हें ये बात भी समझ आ गई थी कि क्यों उसने उनसे अपनी सच्चाई छिपाई। वहीं वृषांत सारी बात बताने के बाद कहता है, तो इसलिए मैंने आप सबसे अपनी सच्चाई छिपाई क्योंकि मैं जानता था कि मेरी सच्चाई जानने के बाद भावेश अंकल जरूर मेरी मदद करने के लिए आगे आएंगे, जिससे राकेश मुझ तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और मैं अपने चक्कर में किसी को भी खतरे में नहीं डाल सकता था। और माँ पापा से इसलिए छिपाई क्योंकि वो लोग मुझे ऐसा करने से रोकते, लेकिन मैं राकेश को उसके किए की सजा देना चाहता था। उसने जो मेरे भाई समान दोस्त के साथ किया वो बहुत ही गलत था। फिर आगे कहता है, मैं जानता हूं मैंने आप सबका दिल दुखाया है, लेकिन मेरा ऐसा करना मजबूरी थी। अब आप लोग जो सजा मुझे देना चाहें मुझे दे सकते हैं, मुझे सब मंजूर है। जिसे सुनकर ऋषि जी वृषांत के पास जाते हैं और उसे गले लगाते हुए कहते हैं, शाबाश बेटे तुमने बहुत सही किया, उस जैसे शैतान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे गर्व है तुम मेरे बेटे हो। जहां आज के ज़माने में लोग अपने माँ बाप के लिए खड़े नहीं होते, उस ज़माने में तुम अपने दोस्त के लिए खड़े हुए। मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है तुम पर। ये सुनकर वृषांत उनके गले लग जाता है। वहीं अहिल्या जी भी उन दोनों को ऐसे देखकर मुस्कुरा देती है, जिसके बाद भावेश जी कहते हैं, ऋषि जी सही कह रहे हैं वृषांत, तुमने सही किया। जो आदमी अपने दोस्त के लिए इस हद तक जा सकता है वो मेरी बेटी के लिए तो दुनिया से भी लड़ जाएगा। मुझे भी आज अपनी पसंद पर गर्व हो रहा है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लिए चुना है। ये सुनकर वृषांत मुस्कुरा देता है, लेकिन फिर अभी कुछ देर पहले भाव्या का व्यवहार देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, आप सबने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन भाव्या
भाव्या का क्या, वो तो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, कैसे मनाऊं उसे। ये सुनकर और विशांत के परेशान चेहरा देखकर वहां खड़े सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं विशाल मार्ग से कहता है, चलो कोई तो है जो बॉस पर भारी है, वरना तो वही हमेशा हम लोगों पर चढ़े रहते हैं। ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं, जिसे देखकर विशांत अपनी आंखें छोटी करते हुए उन दोनों को घूरता है और कहता है, बड़ी हंसी आ रही है, तुम दोनों को लगाऊं फोन तुम्हारे हाई कमान को। ये सुनकर विशाल और मार्क की हंसी तुरंत ही गायब हो जाती है और वो लोग हाईकमान का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं और विशाल तो तुरंत कहता है, बॉस मैं चलता हूँ, ऑफिस में बहुत काम है, मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो वहां से तुरंत भाग जाता है, जिसे देखकर मार्क उसे मन ही मन गाली देते हुए कहता है, साले मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गया, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर अपने चेहरे पर जबरदस्ती स्माइल लाते हुए कहता है, अरे बॉस आप तो गुस्सा हो गए, वैसे मैं भी चलता हूँ, मुझे भी कुछ काम याद आ गया। जिसे सुनकर विशांत कुछ बोल पाता उससे पहले ही मार्क भी वहां से भाग जाता है, जिसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन विशांत एक बार फिर भाव्या के बारे में सोचकर उदास हो जाता है। वो कैसे भाव्या को मनाए उसे समझ नहीं आ रहा था। जिसे देखकर कौशल्या जी पूछती है, क्या बात है विशी, तुम इतने परेशान क्यों हो। जिस पर विशांत कहता है, भाव्या के बारे में सोच रहा हूँ आंटी, उसे कैसे मनाऊं समझ नहीं आ रहा है, वो तो मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। जिस पर कौशल्या जी कहती है, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं अपनी बेटी को, वो इस वक्त बहुत गुस्से में होगी क्योंकि तुमने उसका विश्वास तोड़ा है ना, लेकिन जब तुम उसे अपनी मजबूरी बताओगे तो वो समझेगी तुम्हें। लेकिन बेटा, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ जो तुम्हें तुम्हारे वैवाहिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेटा, ये दो प्रेम और विश्वास का रिश्ता होता है ना, बहुत ही पतली डोर से बंधा होता है, जिसे हमें बहुत ही संभाल कर लेकर चलना होता है। और अगर एक बार ये डोर टूट जाती है ना, तो रिश्ते खत्म होने में देर नहीं लगती। इसलिए कभी भी अपने जीवन साथी से कोई भी बात मत छिपाना, क्योंकि प्रेम और विश्वास की नींव पर बना रिश्तों का महल छोटी मोटी आंधी तूफान से नहीं टूटता, लेकिन अगर नींव ही कमजोर हो तो रिश्ते हो या महल, उन्हें टूटने में देर नहीं लगती। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रहे होगे। जिसे सुनकर विशांत कहता है, जी आंटी मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहती है, और मैं वादा करता हूँ आज के बाद से कभी भी कोई भी बात भाव्या से नहीं छिपाऊंगा। जिसे सुनकर कौशल्या जी मुस्कुराते हुए कहती है, ये बात तुम्हें मुझे नहीं भाव्या को कहनी है। जिसे सुनकर विशांत कहता है, कैसे कहूँ, वो तो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जिसे सुनकर अहिल्या जी कहती है, वो सब हमें नहीं पता, मुझे बस मेरी बहू मेरे घर पर चाहिए, वो भी जल्दी। अब हमें नहीं पता तू कैसे उसे मनाएगा, बस हमने जो कह दिया वो कह दिया। जिसे सुनकर विशांत कहता है, ठीक है माँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसे मनाने की। जिस पर ऋषि जी कहते हैं, बेटा कोशिश नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए, समझे। जिसे सुनकर विशांत मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता और कुछ देर यूं ही बात करने के बाद सब लोग वहां से निकल जाते हैं। 178 भाव्या मनाओ अभियान। अब आगे। विशांत और उसका परिवार वहां से जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ भाव्या अपने कमरे में बैठे काफी देर तक रोती रही और अपने आप से कहती है रही, तुमने ये सही नहीं किया विशी, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ये बोल वो दोबारा रोने लगी। वहीं दरवाजे के बाहर खड़े भावेश जी और कौशल्या जी, जो वहां उसे समझाने आए थे कि विशांत की एक बार बात सुन ले, भाव्या की हालत देखकर अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वहीं भाव्या की ये हालत उनसे देखी भी नहीं जा रही थी। वो अपनी बच्ची को इस तरह टूटते हुए कैसे देख सकते थे, लेकिन इस वक्त वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें इस वक्त भाव्या को अकेला छोड़ने में ही भलाई समझी और वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ विशांत घर तो पहुंच गया था, लेकिन उसका दिल वही भाव्या के पास ही छूट गया था, जिससे ना चाहते हुए भी उसके मन में भाव्या का वो रोता हुआ चेहरा आंखों के सामने बार बार आ रहा था, जिससे वो काफी परेशान था। उसे परेशान देखकर अहिल्या जी और ऋषि जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि गलती उनके बेटे की ही है, तो अब सही भी उसे ही करनी होगी। थोड़ा बहुत खाकर वो अपने कमरे में चला जाता है, जहां वो बार बार भाव्या को फ़ोन कर रहा था, ये सोचकर कि वो एक बार फ़ोन उठा ले। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, भाव्या विशांत का फ़ोन आता देखकर और गुस्से में आ जाती है और उसका फ़ोन काट देती है। लेकिन जब बार बार विशांत का फ़ोन आने लगता है तो वो गुस्से से फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देती है और अपने आप से कहती है, मैं तुमसे कभी बात नहीं करने वाली विशांत पांडे। ये बोलकर वो दोबारा रोने लगती है और रोते रोते ना जाने कब भाव्या की आंख लग जाती है, उसे पता भी नहीं चला। वहीं विशांत भी भाव्या के बारे में सोचते सोचते कब नींद की आगोश में चला जाता है, पता नहीं चलता। अगले दिन सूरज की किरण के साथ विशांत एक नए जोश के साथ उठता है और अपने आप से कहता है, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है और तुम मुझसे बहुत नाराज भी हो, लेकिन मैं तुम्हें किसी ना किसी तरह तो मना कर ही रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब से भाव्या मनाओ अभियान शुरू। ये बोलकर वो अपने आप को हिम्मत देता है और उठकर फ्रेश होने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ भाव्या की आदत हो गई थी विशांत की आवाज़ सुनने की, इसलिए वो जैसे ही उठती है उसे विशांत की याद आ जाती है कि कैसे उसकी सुबह विशांत के आवाज़ से होती है। लेकिन तभी उसे विशांत का दिया हुआ धोखा याद आ जाता है, जिसके याद आते ही एक बार फिर भाव्या की आंखें नम हो जाती है और वो कहती है, क्यों किया तुमने विशी ऐसा, आखिर क्यों छिपाई तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात। ये बोलकर वो भी फ्रेश होने चली जाती है।
वहीं वृषांक सुबह नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर अहिल्या जी पूछती है तो क्या सोचा है, मेरी बहू को कैसे मनाएगा, जिस पर वृषांक कहता है अभी तो पता नहीं, लेकिन मैं उसे किसी भी हाल में मना कर ही रहूंगा। ये बोलकर वो जल्दी से नाश्ता करता है और भाव्या के घर के लिए निकल जाता है। वहीं भाव्या भी फ्रेश होकर आकर नाश्ते की टेबल पर बैठने ही वाली होती है कि वो देखती है वहां तो पहले से ही वृषांक बैठा हुआ है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है, जिसे देखकर वो चिढ़ जाती है और भावेश जी से पूछती है पापा ये आदमी इस घर में क्या कर रहा है, जिस पर भावेश जी कहते हैं अरे बेटा मुझे कैसे पता होगा ये यहाँ क्या कर रहा है, मैं तो खुद अभी अभी यहाँ आया हूँ। वहीं भाव्या की बात सुनकर वृषांक आराम से नाश्ता करते हुए कहता है अरे मैं क्यों नहीं यहाँ आ सकता, आखिर मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ क्यों। सासू माँ ये सुनकर कौशल्या जी कहती है बिल्कुल सही मेरे बच्चे, तुम जब चाहें यहाँ आ सकते हो, आखिर ये भी तो तुम्हारा ही घर है। वहीं भाव्या वृषांक की बातें सुनकर और ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है किसने कहा मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, मैं तुम जैसे धोखेबाज आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। फिर अपनी माँ से कहती है मेरा नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दीजिए, मैं इस आदमी के साथ एक पल के लिए अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर वृषांक जल्दी से उसके पीछे जाते हुए कहता है अरे भाव्या यार एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन भाव्या उसकी बात को अनसुना कर वहां से जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है और जैसे ही दरवाजा बंद करने वाली होती है कि तभी वृषांक अपना हाथ वहां लगा देता है, जिससे उसकी एक तेज चीख निकलती है, जिसे सुनकर भाव्या की जान ही सूख जाती है। क्योंकि भले ही वो इस वक्त वृषांक से नाराज थी, लेकिन प्यार तो वो अभी भी वृषांक से बहुत करती थी। वृषांक की चीख सुनकर भाव्या तुरंत दरवाजा खोलती है और वृषांक का हाथ पकड़ते हुए कहती है ये क्या तुमने हाथ क्यों बीच में लगाया, अब लग गई ना, क्यों करते हो तुम ऐसे काम, हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हारा, तुम अपना ख्याल रखना कब सीखोगे। भाव्या वृषांक को इसी तरह सुनाए जा रही थी। वहीं वृषांक जिसने चोट लगने का नाटक किया था उसे इस तरह देखकर बस मुस्कुराए जा रहा था और अपने मन में कहता है भले ही तुम कितनी भी गुस्सा हो जाओ, लेकिन प्यार तो तुम्हें मुझसे अभी भी है, मेरी तकलीफ तुमने अभी भी देखी नहीं जाती, मेरी पागल क्यूट होने वाली वाइफ। ये बोलकर वो और ज्यादा मुस्कुराने लगता है। वृषांक की चीख सुनकर भाव्या तुरंत दरवाजा खोलती है और वृषांक का हाथ पकड़ते हुए कहती है ये क्या तुमने हाथ क्यों बीच में लगाया, अब लग गई ना, क्यों करते हो तुम ऐसे काम, हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हारा, तुम अपना ख्याल रखना कब सीखोगे। भाव्या वृषांक को इसी तरह सुनाए जा रही थी। वहीं वृषांक जिसने चोट लगने का नाटक किया था उसे इस तरह देखकर बस मुस्कुराए जा रहा था और अपने मन में कहता है भले ही तुम कितनी भी गुस्सा हो जाओ, लेकिन प्यार तो तुम्हें मुझसे अभी भी है, मेरी तकलीफ तुमने अभी भी देखी नहीं जाती, मेरी पागल क्यूट होने वाली वाइफ। ये बोलकर वो और ज्यादा मुस्कुराने लगता है। वहीं भाव्या जब वृषांक को मुस्कुराता हुआ देखती है तो सब समझ जाती है कि वृषांक सिर्फ नाटक कर रहा है। ये देखकर वो गुस्से से वृषांक को घूरने लगती है और कहती है तुम कभी नहीं सुधर सकते, जिसे सुनकर वृषांक मुस्कुराते हुए कहता है कभी नहीं, जिसे सुनकर भाव्या चिढ़कर वापस अपने कमरे में जाते हुए कहती है भाड़ में जाओ और दरवाजा बंद कर लेती है। जिसे देखकर वृषांक कहता है आखिर कब तक मुझसे भागोगी मिस भाव्या प्रजापति, एक ना एक दिन तुम्हें मेरी ही होना है। ये बोलकर वो फिलहाल के लिए वहां से निकल जाता है। अब तो ये रोज का हो गया था, रोज वृषांक भाव्या को मनाने आता, लेकिन भाव्या रोज उसे नज़रअंदाज करके घर से भगा देती है। यूं रोज रोज अपने घर जाकर वापस आने से वृषांक बहुत परेशान हो गया था, जिसकी वजह से फिर उसने भाव्या के बगल वाला ही बंगला खरीद लिया। अब तो सुबह शाम 24 घंटे वृषांक भाव्या को मनाने में लग गया, वो जहां जाती वृषांक उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसने कई बार भाव्या से बात करने की कोशिश की, लेकिन भाव्या थी कि कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। इस बीच वृषांक ने अनूप और मुस्कान को भी मनाकर अपने भाव्या मनाओ अभियान में शामिल कर लिया था। वो लोग पल पल की खबर वृषांक को देते रहते। वहीं भाव्या वृषांक को इतनी मेहनत करते देखकर उसका गुस्सा कम तो हो रहा था, लेकिन फिर उसे वृषांक का दिया धोखा याद आ जाता और वो वापस उसी तरह हो जाती है। वृषांक की मेहनत देखकर एक बार तो भावेश और कौशल्या जी भी भाव्या को मनाने जाते हैं और उससे कहते हैं बेटा एक बार उसकी पूरी बात तो सुन लो, आखिर वो कहना क्या चाहता है, आखिर उसकी क्या मजबूरी थी जो उसे वैसा कदम उठाना पड़ा। जिस पर भाव्या कहती है नहीं पापा मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैंने उस पर आंख बंद करके विश्वास किया था, लेकिन उसने क्या किया, मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और आप लोग प्लीज उसकी सिफारिश लेकर मेरे पास मत आइए, वरना मैं आप लोगों से भी बात करना बंद कर दूंगी। ये बोलकर वो वहां से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं वृषांक भी कहाँ हार मानने वाला था, वो भी भाव्या को मनाने कोई कसर नहीं छोड़ता और भाव्या को मनाने में लगा रहता है। इन सबसे तंग आकर भाव्या एक फैसला लेती है और मन ही मन कहती है अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। तो क्या होगा आगे, क्या वृषांक अपने भाव्या मनाओ अभियान में कामयाब हो पाएगा और आखिर ऐसा क्या फैसला लिया है भाव्या ने। 179 कहाँ गई भाव्या। अब आगे वृषांक को इतना सब करता देखकर भाव्या का मन थोड़ा पिघलता तो जरूर है, लेकिन फिर उसे वृषांक का दिया हुआ धोखा याद आ जाता है और वो वापस से वृषांक पर गुस्सा हो जाती है। लेकिन वृषांक को हार ना मानता देखकर वो एक फैसला लेती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वृषांक वापस से भाव्या के घर पहुंचता है ताकि
एक बार फिर वो कोशिश कर सके भाव्या को मनाने की, लेकिन काफ़ी देर तक जब भाव्या अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती तो वृषांत कौशल्या जी से पूछता है, आंटी भाव्या अभी तक सो ही रही है क्या? काफ़ी देर हो गई वो बाहर नहीं आए अब तक तो वो हमेशा आ जाती है। जिस पर कौशल्या जी कहती है, हाँ बेटा बात तो तुम सही कह रहे हो, 1 मिनट में जाकर देखती हूँ। ये बोलकर भाव्या के कमरे की तरफ चली गई। वहीं भावेश जी और वृषांत कुछ बिजनेस की बातें करने लगे, लेकिन तभी अचानक कौशल्या जी की तेज चिल्लाने की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, जिसे सुनकर दोनों लोग घबरा जाते हैं और किसी अनहोनी की आशंका लिए तुरंत भाव्या के कमरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जहां जाकर देखते हैं कौशल्या जी बेड पर बैठे माथे पर हाथ रखकर बुरी तरह रो रही थी। वहीं वृषांत की नज़र पूरे कमरे में पड़ती है तो वो समझ जाता है कि भाव्या कमरे में नहीं है। अगर वो अपने कमरे में नहीं है तो फिर वो कहाँ है? वहीं भावेश जी तुरंत कौशल्या जी के पास जाते हुए पूछते हैं, क्या बात है कौशल्या जी, क्या हुआ? आप यूं इस तरह चिल्लाई क्यों और अब रो क्यों रही हैं? जिस पर कौशल्या जी बिन कुछ कहे भावेश जी को एक कागज़ पकड़ा देती है, जिसे पढ़ने के बाद भावेश जी का भी हाल कौशल्या जी की तरह हो जाता है और वो भी अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, ये क्या कर दिया तुमने भाव्या, क्यों किया ये? वहीं वृषांत उन दोनों को इस तरह रोता देखता है तो उसका मन एक अनजाने डर से भर उठता है और वो भावेश जी के पास जाकर पूछता है, अंकल क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? जिस पर भावेश जी कहते हैं, परेशानी वाली ही तो बात है बेटा, भाव्या घर छोड़कर चली गई है और ये लेटर हमारे लिए छोड़ गई है। ये सुनकर वृषांत का दिल धक्का से होकर रह जाता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे इस बात का इतना शौक लगा था कि एकदम से अपने होश खो बैठता है और वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है, जिसे देखकर कौशल्या जी और भावेश जी हैरान हो जाते हैं और तुरंत वृषांत कहकर उसकी तरफ भागते हैं और नीचे गिरने से रोक लेते हैं। वृषांत की ये हालत देखकर कौशल्या जी और ज्यादा घबरा जाती है और रोते हुए कहने लगती है, ये किसी नज़र लग गई हमारे बच्चों को। भावेश जी एक तरफ भाव्या घर छोड़कर चली और दूसरी तरफ विशी। ये कहकर वो और ज्यादा रोने लगती हैं, जिसे सुनकर भावेश जी कहते हैं, कौशल्या जी ये समय रोने धोने का नहीं है, अपने आप को संभालिए और तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करिए, मैं तब तक ऋषि भाई साहब को और हर्ष को कॉल करता हूँ। खबर पाते ही अहिल्या जी और ऋषि जी तुरंत भावेश जी घर पहुंचते हैं। अब तक डॉक्टर साहब भी आ चुके थे और अंदर कमरे में वृषांत का चेकअप कर रहे थे। वहीं अहिल्या जी तुरंत कौशल्या जी के पास जाती है तो ऋषि जी भावेश जी के पास जाते हैं। अहिल्या जी पूछती है, बहन जी ये सब कैसे? जिस पर कौशल्या जी कुछ बोलती उससे पहले ही डॉक्टर कमरे से बाहर निकलते हैं, जिसे देख सब उनके पास जाते हैं। तो अहिल्या जी पूछती है, डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे बेटे को, वो ठीक तो है ना? जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ शॉक के कारण बेहोश हो गए थे, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा, आप लोग उनका ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ऋषि जी भावेश जी से फिर पूछते हैं, भाई साहब क्या बात है, ये सब कैसे हो गया? और भाव्या बिटिया नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ है? उसे नहीं पता क्या कि वृषांत की तबीयत खराब है? ये सुनकर भावेश जी परेशान होते हुए कहते हैं, वही तो बात है ऋषि जी, हमें नहीं पता भाव्या कहाँ पर है और वृषांत के बेहोश होने का कारण भी वही है। ये सुनकर अहिल्या जी और भावेश जी को कुछ समझ नहीं आता और वो नासमझी से पूछते हैं, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? जिस पर कौशल्या जी सारी बात उन्हें बताती है, जिसे सुनकर हर्षवर्धन जी कहते हैं, ये भाव्या ने बिल्कुल सही नहीं किया, अरे इतनी भी क्या नाराजगी कि अपना घर ही छोड़कर चली गई। ये सुनकर कौशल्या जी रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता हर्ष भाई साहब, मुझे मेरे दोनों बच्चे सही सलामत चाहिए, बस। ये बोलकर वो रोने लगती है। जिस पर ऋषि जी कहते हैं, कौशल्या जी सही कह रहे हैं भावेश जी, अभी हमें भाव्या को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, आखिर वो चली कहाँ गई? जिस पर भावेश जी कहते हैं, ठीक है मैं अनूप और मुस्कान को कॉल करता हूँ, क्या पता उन्हें कुछ मालूम हो इस बारे में। जिस पर हर्षवर्धन भी कहता है, मैं भी सिल्वर मार्क और विशाल को कॉल करता हूँ और उन्हें भाव्या को ढूंढने को कहता हूँ। वो लोग तुरंत अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं अहिल्या, कौशल्या और ऋषि जी वृषांत को देखने लगते हैं। खबर मिलते हैं, अनूप, मुस्कान, मार्क, विशाल और सिल्वर सब भावेश जी घर पहुंच जाते हैं और वृषांत की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं, जिसे अब तक काफ़ी तेज बुखार भी आ चुका था, जिसकी वजह से सब और ज़्यादा परेशान हो गए थे। वहीं भावेश जी अनूप और मुस्कान के पूछते हैं, बच्चों क्या तुम्हें भाव्या ने इस बारे में कुछ बताया था या निकलने से पहले कोई कॉल किया हो या कुछ भी? जिसे सुनकर अनूप और मुस्कान कहते हैं, नहीं अंकल, हमारी तो कल सुबह ही उससे बात हुई थी, लेकिन तब तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था हमसे और ना ही हमें ऐसा लगा उसे देखकर कि वो ऐसा कोई कदम उठा लेगी। ये सुनकर भावेश जी और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं हर्षवर्धन जी कहते हैं, सिल्वर मार्क, विशाल, तुम सब अपने अपने आदमियों को काम पर लगाओ, हर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, टैक्सी स्टैंड पर जाकर पता करो किसी ने तो उसे देखा होगा। जिस पर मार्क, जो कि इस तरह के मामले को सबसे बेहतर समझता था, भावेश जी कहते हैं, मिस्टर भावेश, सबसे पहले तो हमें आपके घर का सीसीटीवी फुटेज देखना है कि आखिर भाव्या कब और कितने बजे घर से निकली, और दूसरा सवाल ये कि आखिर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो यहाँ से निकल कैसे गई। मार्क की ये बात सुनने के बाद सबका ध्यान इस तरह गया, जिसे सुनकर तुरंत भावेश जी ने अपने बॉडीगार्ड से कहकर सीसीटीवी फुटेज मंगवानी चाहिए, लेकिन उनके बॉडीगार्ड ने बताया, सर कल रात ही अचानक ना जाने कैसे घर के सारे कैमरों ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमें कल रात की कोई भी फुटेज नहीं मिल सकती।
ये सुनकर भावेश जी समझ जाते हैं कि ये काम जरूर भाव्या का ही होगा। उसे पता था कि हम लोग उसे जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसीलिए उसने ही ऐसा किया होगा। जिसके बाद भावेश जी चिल्लाते हुए पूछते हैं, तो तुम सब क्या घास चरने गए थे जब मेरी बेटी घर से भागी? तुमने से किसी ने उसे घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा? ये सुनकर उस बॉडीगार्ड के पास कोई जवाब नहीं रहता। वहीं हर्षवर्धन जी भावेश से कहते हैं, भावेश यार परेशान मत हो, हम ढूंढ लेंगे भाव्या को। जिस पर भावेश जी कहते हैं, मैं क्या करूं हर्ष, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ भाव्या पता नहीं कहाँ चली गई, वहीं दूसरी तरफ भावेश जी अभी इतना ही बोल पाए थे कि तभी कौशल्या जी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, सुनिए जी जल्दी आइए, देखे वृषांत की हालत और ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है, हमें जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये सुनते ही सब और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और तुरंत वृषांत को हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं हॉल की ये बेहोश को किसी शौक के कारण ही हुए थे, लेकिन इनकी मानसिक स्थिति काफ़ी दिनों से सही नहीं चल रही थी और ना ही ये सही से कुछ खा पी रहे थे, जिसकी वजह से इनकी बॉडी काफ़ी वीक हो चुकी है, बस इसी वजह से ऐसा हुआ। खैर घबराने की कोई बात नहीं है, हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में आज रात रखेंगे, होश आने के बाद आप उन्हें ले जा सकते हैं। ये बोलकर डॉक्टर वहां से निकल जाते हैं। वहीं मार्क, विशाल और सिल्वा वहां से भाव्या के बारे में पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। अब वहां सिर्फ वही लोग बचे थे, जिस पर हर्षवर्धन जी अहिल्या, ऋषि और भावेश और कौशल्या जी से कहता है, आप लोग घर जाइए, थोड़ा आराम करके सुबह वापस आ जाएगा, तब तक मैं हूं यहाँ पर। जिस पर सभी ने वहां से जाने से इनकार कर दिया, लेकिन हर्षवर्धन जी ने किसी तरह सबको वहां से भेज दिया और खुद जाकर वृषांत के वार्ड में बैठ गए और बैठे बैठे ही कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह के लगभग 6 बज रहे होंगे जब वृषांत को एक सपना आता है जिसमें भाव्या उससे दूर जाती जा रही थी और वृषांत चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था, जिसे देखकर वो भाव्या चिल्लाते हुए उठ गया। उसके चिल्लाने से हर्षवर्धन जी की आंखें भी खुल गई और वो दौड़कर वृषांत के पास आते हुए पूछते हैं, भांजे क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? जिस पर वृषांत को तो जैसे उनकी बात सुनाई ही नहीं दी, वो तुरंत बेड से उठते हुए कहता है, भाव्या भाव्या जा रही है, मुझे उसे रोकना होगा। ये कहकर वो अपने हाथ पर लगे विगो खींचकर उठने लगता है। वहीं वृषांत को इस तरह करता देखकर हर्षवर्धन की काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो वो तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन वृषांत था कि किसी के काबू में ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी डॉक्टर को उसे नींद का इंजेक्शन देना पड़ा, जिससे वो दोबारा सो गया। वहीं ये सब दरवाजे के बाहर खड़े अहिल्या, ऋषि, कौशल्या और भावेश जी ने भी देख लिया कि वृषांत कैसे भाव्या के लिए पागल हो रहा है। ये देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ना तो वो वृषांत को संभाल पा रहे थे और ना ही अब तक भाव्या का कुछ पता चला था। और देखते ही देखते इसी तरह 1 महीना बीत जाता है, लेकिन ना तो भाव्या का कुछ पता चला था और ना ही वृषांत पूरी तरह से ठीक हुआ था। हॉल की वो हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज होकर आ गया था, लेकिन अब वो काफ़ी गुमसुम सा रहने लगा था, ना ही किसी से ज़्यादा बात करता था और ना ही कहीं बाहर आता जाता था। उसकी ये हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो भी क्या करते, उन्हें भाव्या का कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था। उन्होंने सब जगह छान मारा, लेकिन भाव्या का कुछ भी पता नहीं चला, जिसे लेकर भावेश जी काफ़ी परेशान हो गए थे। और यूं ही देखते देखते 2 महीने भी बीत गए। आज सब लोग वृषांत के घर पर मौजूद थे, क्योंकि अब किसी से वृषांत की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी और काम पर भी काफ़ी असर पड़ रहा था। वो सब अभी सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए कि तभी भावेश जी का फ़ोन बजा, जिसे देखकर मार्क फ़ोन उठाते हुए पूछते हैं, हेलो कौन? जिस पर उधर से कुछ बोला जाता है, जिसे सुनकर भावेश जी तेज आवाज़ में पूछते हैं, क्या क्या तुम सच कह रहे हो? देखो अगर ये मजाक हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जिसके बाद उधर से वापस से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर भावेश जी कहते हैं, ठीक है मैं तुरंत वहां के लिए निकलता हूं, और ये बोलकर वो फ़ोन काट देते हैं। वहीं बाकी सब भावेश जी को देखने लगते हैं, जिसे पूछना चाह रहे हो कि आखिर किसका फ़ोन था, जिस पर भावेश जी सबके मन के सवाल को पढ़ते हुए कहते हैं, भाव्या का पता चल गया। जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। 180 मिल गई भाव्या। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे भाव्या को वृषांत की सच्चाई पता चल गई थी, जिसके बाद वो पूरी तरह टूट सी गई थी। जिसके बाद वृषांत ने भाव्या को बहुत मानने की कोशिश की, लेकिन भाव्या थी कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से अब वृषांत भी थोड़ा परेशान सा रहने लगा था। वहीं भाव्या वृषांत के यूं इस तरह बार बार मनाने से थोड़ी तो पिघलती थी, लेकिन फिर उसे वृषांत का दिया हुआ धोखा याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। वहीं ये खबर सुनकर वृषांत इतने ज़्यादा शौक में चला जाता है कि उसकी तबीयत ही खराब हो जाती है। अब आगे वृषांत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो गया था, लेकिन अब उसने सबसे मिलना जुलना, बातचीत करना बंद कर दिया था। वो हमेशा अपने कमरे में ही रहता और भाव्या की तस्वीरों से बातें करता रहता। उसकी ये हालत देखकर सब लोग बहुत परेशान हो गए थे और उन्हें वृषांत के लिए बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो इस चीज़ में चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन लोगों ने अपनी कोशिश कर ली थी, लेकिन भाव्या का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। यूं ही 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सब लोग वृषांत के बंगले पर इकट्ठा हुए थे, जहां हर्षवर्धन जी कहते हैं, मुझसे तो अब वृषांत की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वृषांत की दिमागी हालत और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी।
ये सुनकर कौशल्या जी कहती है, पता नहीं कौन से जन्म का पाप किया था मैंने जो आज हमें ये सब देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ मेरे बच्चे की ये हाल हो रखा है, वहीं मेरी अपनी ही औलाद इन सब की जिम्मेदार है। मुझे तो अब अहिल्या जी और ऋषि जी से नजरें मिलाने में भी शर्म आती है। जिसे सुनकर अहिल्या जी कहती है, कैसी बातें कर रही है आप बहन जी, ऐसा कुछ नहीं, ये वक्त हम सबके लिए कठिन है और इस चीज़ के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आप खुद को इन सब का दोष मत दीजिए। ये सुनकर भावेश जी कुछ कहने को होते हैं कि तभी उनका फ़ोन बजने लगता है, जिसे सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। वहीं भावेश जी अपना फ़ोन देखते हैं जिस पर किसी अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा था। ये देख वो कुछ देर सोचने के बाद फ़ोन उठाते हुए पूछते हैं, जी कौन बोल रहा है? जिस पर उधर से आवाज़ आती है, जी साहब जी मैं दयाराम बोल रहा हूँ शिमला से, आपके शिमला वाली ब्रांच का मैनेजर। आप जब शिमला आए थे तब आपसे एक बार मुलाकात भी हुई थी। जिस पर भावेश जी को याद आ जाता है और वो कहते हैं, हाँ हाँ याद आया जी, दयाराम जी कहिए क्या बात है? जिस पर दयाराम जी कहते हैं, जी कुछ नहीं, बस मैंने ये पूछने के लिए आपको फ़ोन किया था कि आप शिमला आए हुए हैं, तो मुझे बताया क्यों नहीं, मैं आपको लेने आ जाता। ये सुनकर भावेश जी नासमझी से पूछते हैं, दयाराम जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भला शिमला क्यों आऊँगा, मैं तो इस वक्त अपने घर पर बैठा हूँ। ये सुनकर दयाराम जी कहते हैं, क्या आप शिमला में नहीं है? जिस पर भावेश जी कहते हैं, जी नहीं मैं शिमला में नहीं हूँ। जिसे सुनकर दयाराम जी जो बोलते हैं उसे सुनने के बाद तो भावेश जी की हैरानी को कोई ठिकाना नहीं रहता। दयाराम जी कहते हैं, ओ अच्छा ऐसा क्या? असल में मैंने अभी अभी भाव्या मैडम को यहाँ देखा तो मुझे लगा आप भी यहाँ आए हुए हैं, बस इसीलिए पूछ लिया। ये सुनकर वो तेजी से बोलते हैं, क्या क्या कहा तुमने? अभी भाव्या कहाँ पर है? जिस पर दयाराम जी को समझ नहीं आता कि भावेश जी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर वो इस बात पर ध्यान नहीं देते और कहते हैं, हाँ मैंने अभी अभी भाव्या मैडम को आपके भाई साहब के शिमला वाले फार्म हाउस में जाते हुए देखा। जिस पर भावेश जी तेज आवाज में पूछते हैं, क्या तुम श्योर हो तुमने भाव्या को ही देखा था? देखो अगर ये कोई मजाक है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा समझे। जिसे सुनकर दयाराम जी डरते हुए कहते हैं, अरे साहब जी मैं भला आपसे मजाक क्यों करूंगा, मैंने सच में भाव्या मैडम को यहाँ देखा है। ये सुनकर भावेश जी कहते हैं, ठीक है तुम एक काम करो, तुम उस पर नज़र रखो, मैं तुरंत वहाँ आता हूँ, ठीक है 1 मिनट के लिए वहाँ से मत हिलना। ये सुनकर दयाराम जी को कुछ अजीब लगता है कि भला भावेश जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने चुपचाप बात मानने में ही अपनी भलाई समझी और कहा, जी साहब जी ठीक है आप आ जाए मैं यहीं हूँ। ये बोलकर फ़ोन काट दिया। वहीं भावेश जी की बातों से अब तक सब ये तो समझ ही चुके थे कि भावेश जी को भाव्या का पता चल गया है, इसलिए सब उन्हें ही आस भरी नज़रों से देख रहे थे। वहीं फ़ोन रखने के बाद भावेश जी सबकी तरफ देखते हैं जहां सब उन्हें ही देख रहे थे। सबके चेहरों पर सवाल देखकर भावेश जी कहते हैं, भाव्या का पता चल गया, वो इस वक्त शिमला में है भाई साहब के फार्म हाउस पर। ये सुनकर कौशल्या जी भावेश जी को पकड़ते हुए पूछती है, क्या आप सच कह रहे हैं भाव्या शिमला में है? जिस पर भावेश जी हमें अपना सिर हिलाते हैं। जिसे देखकर हर्षवर्धन जी कहते हैं, तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत वहां चलना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता है हम सबको वहां चलना चाहिए और साथ में वृषांत को भी ले चलना चाहिए। इससे हम सब भाव्या को मिलकर समझा भी सकेंगे और वृषांत का भी मन बहल जाएगा, इतने दिनों से घर के एक कमरे में बंद है। ये सुनकर भावेश जी कहते हैं, तुम सही कह रहे हो हर्ष, हम सबको वहां चलना चाहिए। फिर एक तेज आवाज में कहते हैं, तो ठीक है हम सब अगले 2 घंटे में शिमला के लिए निकलेंगे हमारे प्राइवेट प्लेन से, ताकि हम वहां जल्द से जल्द पहुंच सके। ये सुनकर सब अपनी अपनी तैयारी करने के लिए निकल जाते हैं और 2 घंटे बाद सब भावेश जी के प्राइवेट प्लेन में होते हैं। सबके मन में अपनी अपनी अलग द्वंद चल रहा था। सब यही सोच रहे थे कि कैसे भाव्या को मनाएंगे, क्या भाव्या इस रिश्ते के लिए मानेगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ भाव्या भी अब काफ़ी शांत सी रहने लगी थी, ना ज़्यादा किसी ने बात करना ना ही किसी ने मिलना जुलना। 2 महीने पहले उसने वहां से निकलने के फैसला कर तो लिया था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। तब उसे शिमला वाले फार्म हाउस की याद आई जहाँ कोई आता जाता नहीं था, इसलिए भाव्या ने वहीं जाने का फैसला किया। उसे पता था कि भावेश जी उसे ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए उसने दूसरे नाम से बस का टिकट बुक किया और सीसीटीवी से बचने के लिए बस स्टेशन के बाहर से बस पकड़ी। वो शिमला आ तो गई थी, लेकिन उसे यहाँ आकर भी कोई शांति महसूस नहीं हो रही थी। उल्टा ना जाने क्यों उसका दिल एक अनजानी बेचैनी से घिरा रहता था। उसे हमेशा लगता था कि कुछ तो जरूर गलत हो रहा है, लेकिन वो क्या है उसे ये नहीं पता चल रहा था। यहाँ आने के बाद उसने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था, जहाँ जाकर उसे कुछ राहत तो मिलती थी, लेकिन उसकी बेचैनी शांत नहीं होती थी। वो हर रात वृषांत के साथ बिताए पलों को याद कर रोती रहती थी, लेकिन उसे माफ़ करने को तैयार नहीं थी। वो लगभग हर रात बुरे सपने के कारण बीच रात में ही उठ जाती, जिसमें वो देखती कि वृषांत डूब रहा है और वो चाहकर भी बचा नहीं पा रही, और अंत में वृषांत डूब जाता, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए उठ जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ये सपना हर रोज क्यों आता है, लेकिन फिर वो इस बात से ध्यान हटाकर दोबारा सोने की कोशिश करती, लेकिन अब नींद कहाँ आने वाली थी। इसी तरह 2 महीने बीत गए। आज सुबह से ही ना जाने क्यों भाव्या का मन बहुत ज़्यादा बेचैन था। उसे बार बार ये एहसास हो रहा था कि जरूर कुछ होने वाला है, लेकिन क्या वो ये समझ नहीं पा रही थी। अभी वो इसी उधेड़बुन में ही थी कि तभी उसके घर की बेल बजती है, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान होती है और अपने आप से कहती है, ये कौन है? हो बेल बजा रहा है, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं, फिर दरवाजे पर कौन हो सकता है? यही सब सोचते हुए वो दरवाज़ा खोलने जाती है और खोलते ही हैरान रह जाती है।